इस्लाम फिर मेरे लिए सिर्फ़ एक वो मज़हब नहीं रह गया कि जो मुझे विरसे में मिला हो अपने वालिदैन से, वो मेरा अपना तजुर्बा बनता चला गया, अपनी तहकीक बनता चला गया। मैंने लिखा था, मुझे याद है कि आई वांट टू डू समथिंग, व्हाट इज़ दैट समथिंग आई डू नॉट नो। जो एजुकेशन की बुनियाद है वो उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक है। आइडियली मैं समझता हूँ कि स्कूल में बहुत ज़्यादा पौधे होने चाहिए, बल्कि जंगल ही होना चाहिए। आइडियल ये है कि जंगल उगा हुआ हो और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे हट्स हों और वहाँ पे उस्ताद हों और वो अपना उस्ताद भी अपना काम क्लास ढूंढनी हो उसको और वो बच्चा ढूंढे कि मैंने किस उस्ताद से पढ़ा। मोरालिटी का ताल्लुक भी इवन मैथमेटिक्स और ग्रामर के साथ है। लोग कहते हैं ये तो इमोरल सब्जेक्ट है, इनका अखलाक से क्या ताल्लुक है? अखलाक से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये वो आइडियलिज्म है जिसे मैं किसी कीमत पे भी नहीं देना चाहूँगा, नॉट इवन एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी या स्केल। जितनी भी बड़े काम दुनिया में हुए हैं वो बहुत प्लानिंग से नहीं हुए। प्लानिंग थोड़ी सी हो, इश्क ज़्यादा हो। सिर्फ जो अच्छा स्टूडेंट रहा है ना, मैंने देखा है वो अच्छा टीचर बन सकता है। ज़बान का मामला बहुत अहम है और इसमें मुझे अनफॉर्चुनेटली, अगर ये मैसेज मेरा जाए इस्लामिक स्कूलों तक हमारे जो भी लाहौर में है, कि इस पे सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। फ़ारसी तो जुल्म करते हैं हम, ना सीख के और ना सिखा के। लफ्ज़ जो हैं भट्ट साहब ये ज़िंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कमाल की शख्सियत है और बहुत कुछ उनसे पूछना भी है और उनसे सुनना भी है, सीखना भी है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद रशीद साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एफसी कॉलेज में और फाउंडर हैं ज़ाविया ट्रस्ट स्कूल के। तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। शाहिद साहब, हमारा जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि अपने गेस्ट से हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, वट एवर यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू, और स्पेशली जो ज़ाविया तक पहुँचाए हमें। फिर ज़ाविया से आगे हम बात करेंगे। मेरा बुरेवाला से ताल्लुक़ है। एफएससी में मैंने बोर्ड टॉप किया और इससे पहले कभी किसी क्लास में कोई पोजीशन नहीं आई। अच्छा। अचानक ही पोजीशन आ गई और उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चर्चा था, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस साल की बात है जी? ये 90 की बात है। तो 91 इलेक्ट्रिकल में मेरा एडमिशन हुआ यहाँ यूटी लाहौर में। तो यूटी लाहौर बड़ी मज़े की जगह थी, शायद अब उस तरह ना रही हो, मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन उस वक्त ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग के अलावा वहाँ बहुत कुछ होता था। अच्छा। बल्कि ज़्यादा इंजीनियरिंग के अलावा होता था, अगर अच्छा। ये भी कहा जाए। मतलब शायरी हो रही है, कोई अच्छा। सिंगिंग हो रही है, कोई मुख्तलिफ़ तरह के, फिर ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर था, हर तरह की जमात और जो है तंजीम वहाँ पे मौजूद थी, लिसानी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे, मज़हबी बुनियादों पे। सो एक रंगारंगी थी। तो उस रंगारंगी से में फिर फैज़याब होने का मौका मिला, कुछ जमातों में शामिल हो गए। उस सारे का एक नतीजा ये निकला कि किताब पढ़ने की आदत पड़ गई और किताबें भी वो जिनका इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लिहाजा अदब, फ़लसफ़ा, मज़हब, ये मेरे पसंदीदा मौज़ूआत बन गए। मेरे क्लास फेलो कहते थे कि तू ये किताबें पढ़ रहा है तो यकीनन सीएसएस करना होगा, चूँकि वही लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में मैं जाता था, वो कहते वहाँ वही जाते हैं जिन्होंने सीएसएस करना हो। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा उस वक्त सीएसएस का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता खैर इंजीनियरिंग से मैं पीछे हटता गया। डिग्री मैंने कर ली बहरहाल जैसे कैसे, लेकिन मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद था, अब तक है, और फिज़िक्स मुझे पसंद थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारा सब्जेक्ट था, उसमें मैं बहुत अच्छा था, मैथ में बहुत अच्छा था। लेकिन जो लैब है, जो प्रॉपर इंजीनियरिंग है, उसमें मैंने देखा कि मेरा टेस्ट नहीं था उसका। सो अपने आप को डिस्कवर किया मैंने यूईटी में, और उन दिनों मैं बहुत सारे लोगों से मुतासिर हुआ। कार्ल मार्क्स से मुतासिर हुआ और बर्ट्रैंड रसल से मुतासिर हुआ। एरिक फ्रॉम एक सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मुतासिर हुआ। और मुस्लिम जो थॉट है उसको भी पढ़ा। उस ज़माने में इकबाल को पढ़ा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना बैदुल्लाह सिंधी, और मुख्तलिफ़ जो स्कूल्स हैं हमारी हमारी रिवायत के, उन सब को देखने का, पढ़ने का, समझने का मौका मिला। ऐसे लोगों से फिर मिलता रहा जिसमें इस तरह के रुझानात हैं। थोड़ा सा मेरा रुझान इस तरफ बनता गया कि सिस्टम चेंज होना चाहिए। जैसे मार्क्सिज्म की वो एक थॉट है कि जी सिस्टम बदले, और कैपिटलिज्म और ये सारा। सो ऐसा ही मैं था, कॉरपोरेशंस के ख़िलाफ़ और ये सारा। तो लेकिन खैर बिलाखिर मैंने सीएसएस का इम्तिहान दिया मजबूरन। जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं ज़माने की, तो गमे रोज़गार जो है मुझे वो सीएसएस की तरफ ले गया। इंजीनियरिंग चूँकि मैं अच्छा अपने आप को नहीं समझता था, तो बाद में पता चला बाकी इंजीनियर्स की हालत देखे कि मैं इंजीनियरिंग में भी चल सकता था। लेकिन खैर सीएसएस कर लिया मैंने, ऑडिट एंड अकाउंट्स में आ गया। सिर्फ मुझे एक जॉब चाहिए थी, इसीलिए मैं आया था। कोई मुझे अथॉरिटी का शौक़ नहीं था, कोई अफसर बनने का शौक़ नहीं था। सो यहाँ आके फिर मेरा, लेकिन जो सीखने का था जज्बा मेरे अंदर था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि कुछ मैं मज़ीद पढूँ। फिर मैंने लॉ किया।
इसके बाद और फिर मैंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, और मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन नहीं दिया। मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। मेरा दिल था कि बस डिग्री लूँ और यहीं पे पढ़ाऊँ। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि जी आपने बीएससी की हुई है, आपने लॉ भी कर लिया है, आपने जो है वो पीसीएस और सीएसएस भी किया हुआ है, लेकिन आपने बीए नहीं किया। सो सिर्फ वो एक डॉक्यूमेंट कम होने की वजह से, जैसे क्लैरिकल एक होता है, उन्होंने कहा कि जी आप पहले बीए करें। सो मैंने खैर अपने एक आध किताब भी उस ज़माने में मेरी छप चुकी थी, तो वो मैंने सब कुछ जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भिजवाया। वो सोशियोलॉजी पे थी, एन आउटलाइन ऑफ सोशियोलॉजी। अभी सोशियोलॉजी डिग्री मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने सब्जेक्ट लिया था सीएसएस में, तो मुझे उसका एक खुद से ओरिजिनल सोर्सेज को भी कुछ पढ़ा था। तो बिल आखिर मुझे एलएससी लंदन में एडमिशन मिल गया, और फिर ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हुआ। ये 2004 की बात है। 2004-05 में मैंने एमएससी सोशियोलॉजी की, और फिर वापस आके फिर मैंने फास्ट में पढ़ाना शुरू किया। 2008-09 में मैंने 10 तक जो है फास्ट में सोशियोलॉजी के कुछ कोर्सेज पढ़ाए, और फिर बिल आखिर एफसी कॉलेज में आ गया, और फिर पीएचडी मैंने की इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन में। और वो फिर मैंने जी प्लीज़ इंजीनियरिंग की, जी उसके बाद सीएसएस किया, उसके बाद लॉ किया। जी। लॉ कितनी देर में होता है? लॉ 3 साल में होता है, जॉब के साथ साथ पंजाब मैंने यूनिवर्सिटी में से? जी हाँ। फिर सोशियोलॉजी भी की? जी जी। उस मास्टर्स वो कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से? वो ऑक्सफोर्ड से है। ऑक्सफोर्ड से, सॉरी। जी। और उसके बाद आपने पीएचडी की? इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन में यूएमटी से। वाह। और ये कितना साल का ड्यूरेशन बन गया सारा? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह, लेकिन ये हुआ कि सारे डिग्रीज़ के इस जर्नी में डिग्रीज तो मेरा मकसद नहीं होता था, लर्निंग ही मकसद होता था। और इंजीनियरिंग का भी जो टाइम है जिसमें ये डिग्री, वो भी मैंने असल में सोशल साइंसेज और लिटरेचर ही पढ़ा। सो असल में एफएससी के बाद से मेरा अगर मुताला अगर कहीं को रहा है, तो वो इंसान रहा है कि इंसान क्या है, सोसाइटी क्या है। मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर सिर्फ इसलिए किया कि मैं सोसाइटी को समझूं कि ये क्या है, और इसका स्पेशलाइज बनूँ। क्योंकि हमारे यहाँ हर बंदा सोसाइटी में बात करता है कि सोसाइटी ये है, सोसाइटी को वो हो गया, सबसे फेवरेट टॉपिक सोसाइटी है, जबकि हम नहीं जानते कि सोसाइटी क्या चीज़ है। तो मुझे याद है कि ऑडिटर जनरल ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि तुम क्यों पढ़ना चाह रहे हो सोशियोलॉजी में, तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, एमबीए करो, या तुम अकाउंटिंग में जाओ, तो तुम्हें हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप देंगे, और जहाँ चाहो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने इंजीनियरिंग की गलती कर ली, एक दफ़ा सोसाइटी के प्रेशर में आ गए, लेकिन अब मैं वही पढ़ूंगा जो मुझे लगता है कि मेरे दिल की आवाज़ है। तो सोशियोलॉजी या स्टडी ऑफ सोसाइटी ही मेरा। वो अलग बात है कि अब सोशियोलॉजी भी मुझे लगता है कि जो जो टिपिकल सोशियोलॉजी है, यानी सोशियोलॉजी इट्सेल्फ, जैसा कि ये लफ्ज़ है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है सोशियोलॉजी, वो सिलेबस वाली सोशियोलॉजी, वो बहुत महदूद है। देखा जाए तो अदब भी सोशियोलॉजी में शामिल है, और जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सोशियोलॉजी ही का हिस्सा है। तो अब मैं सोशियोलॉजी के जो फ्रंटियर है, वो मैंने खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरा वो बहुत बड़ा है। तो आजकल मैं लैंग्वेजेस को स्टडी कर रहा हूँ, और वो भी मेरे ख्याल में सोशियोलॉजी ही है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल सही है। सो ये अब हमें, मैंने इससे पूछा था कि पीएचडी, जब आप ये सारे तालीमी अपना सफ़र जारी रखा हुआ था, उस दौरान आप साथ साथ कहाँ पे काम कर रहे थे? मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स में था। और ये आपका, ये जाविया से पहले तक यही चलता रहा? जी, 2012 तक जो है मैंने, जी जाविया से पहले तक है। फिर मैंने बिला फिर सर्विस छोड़ दी, और एफसी कॉलेज में मुस्तकिल आ गया यहाँ। एफसी कॉलेज में मैं रहा, फिर उस वक्त से वहीं हूँ, और बस ये है। फिर मैंने जाविया का जो सोचा, आप जाविया पे बात, तो वो एफसी कॉलेज में ही मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में ये जो दो स्ट्रीम्स हैं, कि एक मजहबी तालीम हासिल कर रही है, और एक जो है मॉडर्न सेकुलर तालीम या लिबरल तालीम जो है, उसके नताइज भी मेरे सामने थे, और मदारिस को तो हम सब ऑब्ज़र्व करते हैं उनकी। तो एक तो वही था कि किसी तरह हम ऐसा बच्चा क्या पैदा कर सकते हैं जो ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन के साथ कनेक्टेड हो, और आज की दुनिया को समझता हो पूरी तरह। तो अच्छा, आपका जो मजहबी रुझान, अगर मैं पूछूं थोड़ा सा, आपने अभी तक जितना जिक्र किया, ये सारी तालीम आपकी जैसे सोशल साइंसेज और इसमें रही, तो इस दौरान ये जो सोच आपको आई कि ये सिर्फ मुल्क और सोसाइटी और सोशियोलॉजी से ही इंस्पायर्ड थी कि ये मेरी सोसाइटी क्या कर रही है, और उसमें ये रियलिटी है कि दो तबकात हैं, दो तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, तो इसको एक होना चाहिए, इस वजह से? या फिर आपका कोई, जैसे आपने कहा कि उसको ट्रेडिशनल इस्लामिक उसकी ग्राउंडिंग भी हो, फिर उसके बाद हो, तो उसमें क्या मोटिवेशन थी आपकी? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा, यूँ कह लीजिए कि ये दोनों बातें थीं। मतलब वो वाला जो तबकाती जो हमारा सिस्टम है, जो तालीमी तबकाती निज़ाम है, वो भी पेश नज़र था एज ए सोशियोलॉजिस्ट। बिल्कुल। लेकिन मेरी अपना रुझान जो है
वो इस्लाम की तरफ हो गया था। एक ज़माने में मैं स्केप्टिक रहा और फेथ लेस बिल्कुल नहीं शायद हुआ था, लेकिन मुझे था कि देयर इज़ समथिंग मोर टू इट, और उस तरह सिंपल मैं सिंपलिस्टिक मुसलमान नहीं था। तो मुझे लगता था कि हमें डेप्थ की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। तो बिलाखिर मैंने फिर इस्लामी रिवायत का मुताला किया, और इसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो हमारी बर्र-ए-सग़ीर की इस्लामी रिवायत है। जैसे मैंने कुछ लोगों के नाम लिए, जी। इकबाल से भी इंस्पायर रहा, और मुख्तलिफ लोग हैं, मौलाना सिंधी का नाम लिया, हमारे यानी जैसे अलीगढ़ है, देवबंद है, नदवा है, ये सारे हमारे जो उलमा हैं। और इसी तरह इससे पीछे अगर हम जाएँ तो शाह वलीउल्लाह की शख्सियत है, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी हैं। ये सारे लोग जो हैं इनके साथ मैं कनेक्ट हुआ, जो हमारी बर्र-ए-सग़ीर की इस्लामी रिवायत है, और फिर उससे पीछे इमाम ग़ज़ाली को भी मैंने पढ़ा। तो मुझे लगा कि इस्लाम जो है वो बुनियाद है मेरे अंदर, और लेकिन इसको दुनिया को समझना और अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं इस कायनात में, उस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ, और फिर इस्लाम भी समझ में आ सकता है। तो इस्लाम फिर मेरे लिए सिर्फ़ एक वो मज़हब नहीं रह गया कि जो मुझे वर्से में मिला हो अपने वालदैन से, वो मेरा अपना तजुर्बा बनता चला गया, अपनी तहकीक बनता चला गया। ये मैं अब कह सकता हूँ, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो एक तरह से मैं दोबारा से इस्लाम में आया, और फिर मैंने हमारे हमारे टीचर, मैं बताना चाहूँगा, वो आखिरी साल दौरा हदीस में वो ये कहते होते थे कि मैं कोई 3-4 दफ़ा मुसलमान हुआ हूँ, और वही भी कहते थे कि अभी वो 2-3 दफ़ा शायद और भी होगा। वाह, वाह। तो हमें भी कहते थे, दावत देते थे कि तुम लोग भी ये नियत कर लो कि तुमने बार बार मुसलमान होना है। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि आप तजदीद होती है। अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू। वाह। तो वो यही चीज़ है कि शायद आते रहते हैं फेजेस रियलाइजेशन के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो वो मैंने इस्लामी नुक्ते नज़र से भी देखा कि जो नेक लोग हैं दुनिया में, और मेरे जो सवालात थे उस वक़्त भी यूईटी में जब मैं था, तो मेरे ज़हन में जो इंतशार था आप कह लीजिए, मैंने देखता था कि आज मैं देखता हूँ तो उलमा उसका जवाब देते हैं, लेकिन वो जवाब बाज़ औक़ात उस ईडियम में नहीं होता और उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करता, तो वो लोग समझते हैं कि ये शायद। तो मुझे लगा कि और बाज़ औक़ात वो समझ भी नहीं रहे होते हमारे उलमा कि क्वेश्चन क्या है असल में, ये भी हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हमें ज़रूरत है इस दुनिया को समझने की कि ये कैसे चल रही है, हिस्ट्री क्या है, और मुख्तलिफ जो सिविलाइजेशंस गुजरी हैं ख़ास तौर पे, उनको समझने की ज़रूरत है। अब तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो भी आलिम दीन हो, वो किसी एक सिविलाइजेशन का भी गोया उसमें तखस्सुस हो, इंडियन सिविलाइजेशन का, कोई चाइनीज़ सिविलाइजेशन का, किसी एक पे हमें जैसे डेस्क अपने आप बनाएं, तो वी शुड नो अदर पीपल। हम जब ये दावा करते हैं कि हमें इंसानियत के लिए निकाला गया मुसलमान पे, तो पहले हमें इंसानियत का पता तो हो कि वो है क्या, किससे हमने बात करनी है। और ज़ाहिर है हम बतौर इंसान के भी ये क्यूरियस होते हैं कि क्या है आखिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद किस बात पे है, और ग्रीक्स क्या सोचते थे, रोमन्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो मेरे ख़्याल में इंटेलेक्चुअली इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें दुनिया को, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करें, उनके वी शुड स्टेप इनटू देयर शूज़ कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो ये मुझे चीज़ जो है क्लियर हुई एफसी कॉलेज में आके। फिर मुझे लगा कि एक ऐसे तालीमी इदारे की ज़रूरत है, स्कूल कह लीजिए उसे आप, तालीमी इदारा कह लें, कुछ भी उसका नाम रख लें, लेकिन कोई ऐसी स्पेस हो जहाँ पे हम बच्चों को इस तरह ग्रो कर सकें, और बड़ों को भी, वालदैन को भी। बल्कि मैं उस वक्त भी यही ख्याल था कि वालदैन का असल में हमने एडमिशन करना है, लेकिन बहरहाल, और बुनियाद चूँकि बच्चे ही बनते हैं, वालदैन भी तभी हमारे पास आएंगे उनके बच्चे आएंगे, वरना वो खुद से तो नहीं आएंगे। तो वालदैन, बच्चे, कम्युनिटी का डेवलपमेंट का प्रोग्राम था कि इंटेलेक्चुअल एक कम्युनिटी बने आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए, वो एज ए वॉलंटियर बेशक आए कि उन्होंने जाविया में कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन उनकी अपनी ग्रोथ हो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल। बिल्कुल सही। तो ये मॉडल था बुनियादी तौर पे। और अच्छा, मैं आपसे यहाँ से अब कनेक्ट करता हूँ कि हम लोग भी चूँकि एजुकेशन पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो इस स्टेज पे हम हैं कि हम वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो मैं आपसे कुछ सवालात रखूँगा जो मेरे पेश नज़र हैं और या रहे हैं, या इवेंचुअली मुझे लग रहा है मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ अपने अर्ली फेज़ में, और यकीनन वो आप भी उससे गुजरे होंगे सब। तो उस पर मैं आपकी राय लेता हूँ कि आपने वो फेजेस कैसे गुजारे अपने। नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बात होती है कि जब आप एक चीज़ सोचते हैं तो सबसे पहले एक कन्विक्शन की स्टेज पर पहुंचना होता है कि ख्याल तो बहुत से आते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आप कहते हैं नहीं अब कुछ करना है। तो वो आप
आपको वो किस तरह वो वाला कन्विक्शन पॉइंट क्या था कि जहाँ पे आपने स्टेप इन कर दिया जस्ट फ्रॉम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट या हैविंग एन ओपिनियन? एक बात, और मैं 2-3 इकट्ठी पूछ लेता हूँ फिर आप उसी को। दूसरे नंबर पे फिर ये आता है कि जब आपने स्टार्ट करना होता है तो फिर ये होता है कि मैं ऐसा क्या फिर रिसर्च कि मैं अब एग्जैक्टली कंक्रीट क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। और फिर उसमें बाज़ का ये होता है कि अगर डिफरेंट आप नहीं साउंड कर रहे तो फिर कोई पूछता नहीं है, क्योंकि आप अगर सिर्फ बेहतर कहें कि हम वो कुछ नया नहीं कर रहे, बेहतर हैं, तो फिर वो कहेंगे नहीं जी पता नहीं क्या बेहतर है, कि क्या आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे लगता है कि बहुत से लोग कुछ ना कुछ नया ले ही आते हैं। ठीक है, कोई बड़ी हॉकी ग्राउंड है या कुछ और, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा नाम है, ये तो उनका स्कूल बन गया है, ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ नया। तो आपके सामने ये चैलेंजेस हो रहे होंगे कन्विंस करना। और तीसरे नंबर पे फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहाँ पर स्कूल जो है खोला जाए, उस जगह का तयन करना। आई एम श्योर उस वक्त इतना ऑनलाइन शायद 2012-13 के बाद तो शायद काफ़ी इंटरनेट था, लेकिन फिर भी जितनी पिछले 5-10 साल में और ज़्यादा 2017 में शुरू हुआ था। 17 में हुआ है। हाँ, 17 में तो काफ़ी हद तक इंटरनेट का सबको पता था, फेसबुक का भी सबका, तो यूट्यूब वगैरह भी था। तो आपने ऑनलाइन मीडियम को वर्सेस ऑफलाइन में अगर कोई आपने फैसला किया था उस वक्त कॉन्शियस, तो उसके बारे में और मेरे ख्याल में यहाँ चले होते हैं, चले क्योंकि प्रोफेसर आदमी ज़रूर हूँ मैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो कन्विक्शन पॉइंट, हाँ। और उसके बाद रिसर्च और हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ, ताकि डिफरेंस आपका नज़र आए। और तीसरा ये कि उसको ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कैसे डिसाइड किया, और अगर ऑफलाइन रखा तो फिर वो जगह कैसे डिसाइड की। और सो असल में एक चीज़ की कन्विक्शन तो यानी कन्विक्शन जो है वो शुरू से मुझे अल्लाह ताला ने अता की थी कि कुछ करना है। मैं ये क्लियर नहीं था कि करना क्या है। ठीक है। यूईटी में जब हम फारिग हुए तो वो मैगज़ीन सर ने निकाला, हर एक बच्चे ने लिखा अपने फ्यूचर, तो किसने कहा ये करना है, मैंने लिखा था, मुझे याद है कि आई वांट टू डू समथिंग, व्हाट इज़ दैट समथिंग आई डू नॉट नो। अच्छा। तो वो समथिंग जो है वो ये तो था कि कोई यानी ऐसा काम है जो सोसाइटी पे असरअंदाज होगा। तो एक ज़माने में मैं पॉलिटिक्स पे भी सोचता रहा बाकायदा, चूँकि लॉ बल्कि मैंने जब किया था तो वो मेरे ज़हन में था कि मैं बार की पॉलिटिक्स और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उस पे एक था ज़हन। लेकिन बहरहाल टीचिंग की तरफ जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये है मीडियम, तो एजुकेशन तो मुझे फिर क्लियर हो गया था। और एफसी कॉलेज में या लम्स में किसी भी जगह जब आप पढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है कि आप बहुत महदूद तौर पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो मेरे ज़हन में यही आया कि अपना ही इदारा बनाए बगैर जो है पूरी तरह जो मेरे दिल में है वो बात मैं शायद कन्वे ना कर सकूं बच्चों को। तो लिहाजा स्कूल पे मैं बहुत क्लियर हो गया था, लेकिन 8-10 साल मुझे लगे हाँ। अपने अंदर उसको गोया ग्रो करने में और उसको पूरी तरह मैच्योर होने में। जब मैं फास्ट में पढ़ा रहा था, 2008 की बात है ये, 7 की बल्कि, तो फास्ट के कुछ बच्चे हमारा घर सामने ही था वहाँ, तो वो मेरे पास आ जाते थे और हम डिस्कशन करते थे इन्हीं टॉपिक्स पे। और मैं उन्हें कहता था उस वक्त कि मैंने एक स्कूल बनाना है, तो हम इकट्ठे इंशाल्लाह ताला होंगे। तो वो बच्चे अब तक मेरे साथ हैं, उसमें से कुछ बच्चे अच्छा। 2007 से हैं। तो एक आहिस्ता आहिस्ता एक टीम बननी शुरू हुई, उस पे काम किया, आइडियाज़ डिस्कस किए अपने दोस्तों में, उन्हें ज़ाहिर मैच्योर होने में। अब तक ज़ाहिर आइडियाज़ तो हमेशा रिफ़ाइन होते रहते हैं। सो इस तरह से एक टाइम आया, अपने घर वालों से मैंने बात करना शुरू की, अपने बच्चों को मैंने कहा कि मेरा एक स्कूल बनाना है। मुझे इसी तरह याद है, बहुत छोटे थे ये बच्चे, जब मैंने इन्हें कहा था कि एक हमने क्रिएटिव स्कूल बनाना है, उसका नाम क्रिएटिव इस्लामिक स्कूल होगा। उस वक्त मतलब एक ऐसे, सही है। तो लिहाजा एक स्टेज ऐसी आई कि जब पूरी तरह हुआ कि अब स्टेप लिया जाए। तो फिर मैंने उस वक्त यानी इतना मैं रेडिकल था यूँ कह लीजिए, या एक रेवोल्यूशनरी चूँकि ज़हन में था, तो मैंने एफसी कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया। तो 2017 में मैंने रिज़ाइन किया और बच्चों को लेके बैठ गया। बच्चों के एडमिशन हमने ये 20 बच्चे लिए हमने, और क्लास 2 में। और वो बच्चे अपने, मैंने स्टूडेंट्स को कहा एफसी कॉलेज के और दूसरे अपने दोस्तों को कहा कि आपके गांव में कोई बच्चा हो जो एजुकेशन अफोर्ड ना करता हो और अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा हो और वालदैन कमिटेड हो, ये शर्त थी कि वालदैन कमिटेड हो, वो बच्चा हमें, तो बोर्डिंग स्कूल हमने शुरू किया और 20 बच्चों को लेके घर किराए पे लिया अली टाउन में। और मैंने अपने मैट्रिक के जो ग्रुप बने हुए होते हैं व्हाट्सएप पे, उनको एफएससी वालों को मैंने कहा जी मैं दुनिया छोड़ के बस ये काम शुरू कर रहा हूँ। तो वो बहुत ऐसी स्टेट ऑफ माइंड थी मेरी कि ये मेरे लिए एक, यानी वो एक आम बिजनेस वेंचर या उस तरह का बिल्कुल नहीं था। बिजनेस तो मैं से उस तरह समझता नहीं। तो ये था एक बहुत मेरे लिए, ये नहीं मेरे अपने वजूद का था मसला, कि ये मेरे बहुत, इट वाज कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ माय हार्ट्स। पूरी तरह मैं इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार था। इस लेवल से ये शुरू किया हमने। तो
पूरे मैंने कहा कि भाई बच्चे जो हैं वो अंडर प्रिविलेज क्लासेस से हैं या जो भी आना चाहे, पाबंदी नहीं थी, मिडिल क्लास से भी आ सकता है, अपर क्लास से भी आ सकता है, लेकिन बच्चों को बहरहाल रहना होगा हमारे साथ। और मेजॉरिटी बच्चे ऐसे जो आते हैं वो अंडर प्रिविलेज क्लासेस से ही हैं कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन अपने बच्चों को सुपुर्द कर दें पूरी तरह। तो हमने कहा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि हमें टोटल बच्चा चाहिए, वो घर के माहौल में रहेगा वो, तो वो हमसे वो रिलेशनशिप नहीं बना सकेगा। और ये आपके दूसरे सवाल से रिलेटेड है कि ऑनलाइन हम ये समझते हैं कि जो बुनियाद है, और यही ज़ाविया का फ़लसफ़ा भी आ रहा है इसी पॉइंट पे, कि जो एजुकेशन की बुनियाद है वो उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ ही सिलेबस है। वही आजकल लोग पूछते हैं मुझसे क्या कुरिकुलम, कोई सी भी किताब पढ़ा दी जाए, कोई सा भी करिकुलम हो, आप कार्ल मार्क्स को पढ़ा के भी किसी बंदे को मर्द मोमिन बना सकते हैं, और सही बुखारी पढ़ा के आप उसे गुमराह कर सकते हैं। तो किताब से कहीं ज़्यादा उस्ताद अहम है, बल्कि उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ ही है। और यही असल में पूरी दुनिया में यही रिवायत थी। यानी मैंने हैरान हुआ कि इंडियन ट्रेडिशन में, ग्रीक में, इस्लामिक ट्रेडिशन में, हर जगह पे उस्ताद और शागिर्द, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, या सोक्रेटिक जो मॉडल है कि सुकरात है और उसके बाद उसके कुछ लोग हैं जो उससे डायलॉग कर रहे हैं, और उसके साथ उन्हें मोहब्बत है, एक ताल्लुक़ है। तो आज की जो दुनिया में यानी जो ज़वाल है एजुकेशन का, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट है जिसमें जो कि इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल ताल्लुक़ नहीं बनता उस्ताद के साथ, और वो एक टाइम फ्रेम के अंदर बाउंडेड है, और वो कोर्स आउटलाइन के अंदर भी बाउंडेड है कि उससे बाहर ना बेचारा उस्ताद जा सकता, ना शागिर्द जा सकता। और क्लासरूम जैसे ही ख़त्म हुआ और वो उस्ताद गया, और उसके बाद उनका ताल्लुक़ भी ख़त्म है, और उस सेमेस्टर के बाद ख़त्म है, इल्ला माशाअल्लाह कोई बहुत ऐसा आपका पर्सन, और वो उस्ताद ऐसा ही होगा जो इस तरह का होगा, जो आज जिसके साथ आप ताल्लुक़ रखेंगे, जो कोई इस तरह की बात करता होगा जो अदर दैन कोर्स आउटलाइन है। तो ये जो मशीनी अंदाज़ है जो कि आजकल राइज है, मुझे लगता है कि ये बुनियाद है प्रॉब्लम की, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। तो इसको जहाँ तक हो सके, ये अलग बात है कि हो सकता है कि कुछ लोग ऑनलाइन इस तरह पढ़ाएं कि वो ताल्लुक़ डेवलप कर लें, लेकिन ये चैलेंज होगा, बहुत मुश्किल बात होगी, और बच्चों के साथ ये ख़ास तौर पे फिर एक होगा। सो मैं उसमें अच्छा, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें, मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो डिबेट शुरू होती है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन, या ताल्लुक़ वर्सेस नॉन ताल्लुक़, ये मुझे लगता है कि बहुत आसान मसला है, आसान मसला समझाना है। ये प्रॉब्ली ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे तो अभी तक किसी ने इसके दलाइल नहीं दिए कि ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। यानी ये अगर कोई कहे ना कि ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या होना चाहिए? हाँ, नहीं, ये नहीं। हाँ, ये कोई भी नहीं कहता। होता ये है कि वो ताल्लुक़ बन नहीं पा रहा, और हम ताल्लुक़ की होने की अहमियत को ज़्यादा बताते हैं। हम ये नहीं बताते कि ताल्लुक़ होगा कैसे, बनेगा कैसे, उसमें कमी क्या है। हो सकता है वो ये कमी हो कि लालच है या व्हाटएवर, आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, तवज्जो नहीं कर रहे ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जैसे आपने 20 बच्चों के साथ शुरू किया, तो एक सवाल मेरे जैसे बंदे के ज़हन में ये आता है कि मैं इसको देखता हूँ कि इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म क्या होगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि वो स्टार्ट में जब इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, इन फैक्टर्स को, तो आप बहुत जोश से शुरू करते हैं, ठीक है, उसमें इखलास भी होता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं, और 2-3 साल 4 साल के बाद रियलिटीज़ हिट होती हैं, और उनके बाद फिर वो चीज़ कहीं नज़र ही नहीं आती, वो स्केल ही नहीं करती वो उसका कोई। और अगर कोई बहुत ही एक बंदा चला भी रहा है, जब खुदा न खास्ता वो ना हो, तो बिल्कुल ही ठूस हो जाता सारा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर इन सारी चीज़ों को प्लानिंग के फुकतान, या जो भी इसको आप कहना चाहें। तो मुझे लगता है कि जब हम इस डिबेट में पढ़ते हैं ना, कि ये एक स्टेप आगे देखना है कि भाई ताल्लुक़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ताल्लुक़ होना चाहिए, ताल्लुक़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा, और उसके नतीजे में थोड़े से बच्चे लिए और बिठा लिया उनको मिसाल के तौर पे, और आगे चलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके फिर 10-12 साल के बाद फिर पता चलेगा कि वो उसमें से कितने हुए, क्या हुआ, क्या पैदा हुआ, कैसे हुआ। तो आपके सामने दूरअंदेशी का एंगल कितना था, रीच का, क्योंकि आपसे फॉर एग्जांपल तलब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से तालिब होते हैं जिनको ताल्लुक़ की अहमियत जैसे पता है। अगर मैं क्वान्टिटेटिवली सिर्फ बात करूँ, तो अगर आपसे 5,000 लोग इस्तेफ़ादा कर सकते हैं जो ढूंढ रहे हैं, जो आप तक पहुंच नहीं सकते, और मैं तो ऑनलाइन को एक नेमत समझता हूँ कि वो दूर बैठा हुआ भी अब आपसे कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज तो देयर वाज नो वे। घर छोड़ो, सब कुछ कुर्बानियाँ करो, उधर जाओ उधर जाओ, वो जिसमें आता है ना, वो जो
ये इब्ने हजर अस्कलानी इनका नाम है, तो उनका कहते हैं कि उन्होंने जब ये बुखारी शरीफ की शरह लिखी थी, उससे पहले बुखारी पढ़ने के लिए लोग दूर दूर जाते थे। तो उनके जो ये नाम था उसमें एक वजह ये भी थी कि उन्होंने जो शरह लिखी उसके बाद जो है ना उससे निकल गए कि अब जाके पढ़ें, हम शरह लिखी गई है बहुत अच्छी, यानी कि उससे हम आसानी हो जाएगी। ऑब्वियसली आप इसका काउंटर नहीं है। तो आपने इस तरह इस पर थोड़ी सी मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि इस पूरे एंगल से, इस जाविये से आप क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को, उस बहस को? जी नहीं, हमारे पेश नज़र ये बात तो थी कि ज़ाहिर है कि इसका लॉन्ग टर्म और लार्ज स्केल इम्पैक्ट क्या होगा। क्या ज़ाविया सिर्फ एक बस छोटा सा स्कूल है 40-50 बच्चों का, 100 बच्चों का, और वो 100 बच्चे फिर क्या करेंगे, वो अजनबी होंगे। तो हमारे पेश नज़र जो इस वक्त बात है वो ये है कि हम एक मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टीचिंग इस तरह का, और जहाँ पे बड़े लोगों के लिए भी कुछ हम अब कोर्सेज ऑफ़र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी तफसील है उस बात की। तो एक सेंटर होगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का और एक अच्छा, लेकिन जो स्कूल को सिर्फ अगर हम फोकस करें तो वो हमारे दिल में ये है कि हम अगला जो स्टेप होगा, जैसे ही ये हम अपना पर्पस बिल्ड कैंपस बनाते हैं और ये होता है इंशाल्लाह ताला, उसके लिए लैंड वगैरह चल रही है आजकल, तो हम दूसरे स्कूलों को इसके साथ अटैच करेंगे। फिर हम ये डायरेक्ट बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, फिर हम स्कूलों को इन्फ्लुएंस करेंगे। और उसमें हम अभी बहुत सारे स्कूलों ने हमसे रब्ता कर लिया। हमने ये बात शुरू की बीच में, तो 4-5 स्कूल तो अभी भी हमारे राब्ते में हैं। गुजरांवाला के कुछ स्कूल हैं, कुछ बूरेवाला के हैं। तो वो और फिर पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं इवन उनमें, उसमें हमारा दिल ये है कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास इतनी जगह हो, मिसाल के तौर पे, कि बच्चे किसी और स्कूल के बच्चे 3 दिन के लिए हमारे पास ठहर सकें आके, और हम उनके पास जाएँ, हम अपने टीचर्स को लेके जाएँ, उनके टीचर्स बुलाएँ। तो फिर हम इस तरह इंशाअल्लाह ताला दूसरे स्कूलों को इन्फ्लुएंस करेंगे एक दफ़ा, लेकिन एक मरकज़ बनना ज़रूरी है इस बात के लिए। लेकिन ये तो एक प्लान हो गया हमारा। दूसरा जो ऑनलाइन वाली बात है, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा, मैंने लैंग्वेजेस सारी ऑनलाइन ही सीखी, और मैं मतलब अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ, और उन लोगों का बहुत शुक्रिया है कि जिन्होंने ये जो इस पे काम करते हैं, और आपका काम है, और जिन लोगों को भी तौफीक मिलती है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन काम को मैं इसके साथ यानी आइदर और नहीं समझता। मैं ये नहीं समझता कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जब आप एक वो कर लेंगे, तो उसके बाद ऑनलाइन भी हम अपने प्रोग्राम शुरू करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी भी मेरी बहुत सारी वीडियोस मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ, अभी फ़िलहाल सिर्फ ज़ाविया के बच्चों को शेयर होती हैं। आगे चल के हम पब्लिक एट लार्ज के लिए भी उसे करेंगे। तो ऑनलाइन तो अब मेरे ख़्याल में हर इदारा जो है उसका एक टीम जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, और उसको कोई पता नहीं आपको कहाँ एथोपिया में बैठा हुआ कोई बंदा, आप वो अल्लाह का बंदा है, वो आपकी बात सुन रहा है, और उसका हक है कि उस तक बात पहुँचे। आप जो मैं समझा आपकी बात से वो ये थी कि आपके सामने एक विज़न ये था कि आप एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे ज़ूम इन करवाइए कि वो मॉडल स्कूल, हमने ये ताल्लुक़ वाली चीज़ तो ठीक हो गई, लेकिन अब उसकी ज़रा फीलर चाहिए कि उसमें ऐसा क्या होगा जो बाकी स्कूल्स में नहीं होगा। ठीक है, क्या वो करिकुलम का डिफरेंस है, स्टाइल पेडागोजी का कोई तरीका फ़र्क था, या एडिशनल उसमें कोई ऐसे एट्रीब्यूट आपने रखे कि जो ऐड अप करके बच्चे के अंदर वो तब्दीलियाँ लाएंगे जो आप देखना चाहते थे? इसको हम 2 हिस्सों में करते हैं। पहला हिस्से में ये करते हैं कि हम किस तरह का बच्चा हम चाहते हैं, और उसके बाद ये कि क्या मीन्स है हमारे पास, क्या हम जो मकासद थे हमारे, वो तो जो मकासद हैं वो बुनियादी तौर पे तो वही हैं जो सब लोग ही क्लेम करते हैं, लेकिन मैं फिर भी उन्हें कहना चाहूँगा, शायद कोई बात फ़र्क भी हो। एक तो यही है कि वो इस्लामी जो रिवायत है उसके साथ कनेक्टेड हो बच्चा। जब हम इस्लामी रिवायत से कनेक्टेड होने की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ हिफ्स नहीं है, या सिर्फ दुआओं को याद कर लेना नहीं है, जो हमारे यहाँ इस्लामिक स्कूल्स में हो रहा है आजकल। हमारे दिल में ये है कि उस बच्चे को अरेबिक, पर्शियन और उर्दू पे मैं ख़ास तौर पे ज़ोर दूँगा। बाज़ स्कूलों में अरेबिक पढ़ाई जाती है, लेकिन वो भी इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। तो उर्दू मेरे ख़्याल में बहुत ही अहम ज़बान है, और इसमें चूँकि बहुत सारा तफ़सीरी अदब भी अब तो है, और अहादीस का मजमूआ, बहुत कुछ जो है, बहुत सारी तफ़सीरें ओरिजिनली उर्दू में लिखी हुई हैं, और वो अरबी में भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और इसी तरह अगर ये खालिस इस्लामी हवाले से बात करें, फिर हमारी शायरी है, अदब है, और बल्कि मैं तो समझूंगा कि अदब जो है वो हिस्सा है ज़ाहिर है दीनी तालीम का भी। और अदब का लफ्ज़ जो आया है ये यानी उसी से आया है असल में, यानी मैनरिज़म और जो सलीका है ज़िंदगी का,
वो जिस तरह के मुताले से खुलता है उसी को अदब कहा जाने लगा, तो वो बुनियादी तौर पे वही चीज़ है। तो जो अगर मसलन बच्चा इकबाल को अगर नहीं अगर मैट्रिक का बच्चा बांगे दरार नहीं पढ़ पा रहा, तो आप इसका मतलब कि नाकामी है कि उसकी। और तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा जो है उर्दू शायरी के साथ और इसी तरह जो है वो कहानी के साथ, कहानी बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत बड़ा जो मिस हो रहा है हमारे, जो जिसको हम नहीं समझते। हमने जाविया स्कूल में रोज़ मैंने इशा के बाद कहानी सुनानी, तो मैंने उन्हें कलीला और दिमना पूरी सुनाई उर्दू में, इतनी वो शानदार तर्जमा हुआ है, इंतज़ार हुसैन साहब का तर्जमा है। तो इसी तरह जो है वो सिंदबाद के सफ़र और ये सारी कहानियाँ जो क्लासिकी हमारे उसमें शामिल थीं। तो लर्निंग जो है वो कहानी के ज़रिए, शायरी में चूँकि रिदम होता है, और हम लोग आज का एक ये आ गया, हम लोग समझने पे बहुत ज़ोर देते हैं। बच्चे को शेर समझ में आए या ना आए, मैं कहता हूँ बच्चा शेर अगर सही तलफ़ुज़ के साथ और आहंग में पढ़ने के काबिल कर दिया आपने मार का मार लिया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो उसकी रिदम जो है वो अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है, कुरान की तिलावत सुनने से ही असर पड़ जाता है, करने तो रिदम के अंदर बच्चों को लाने के लिए, और उसी तरह जो है कहानी के ज़रिए से, ये एक फ़र्क बात है मेरे ख़्याल में, कि जो पता नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा, बाकी स्कूलों में मुझे लगता है नहीं, मेरे बच्चे ज़ाहिर है पढ़े हैं लाहौर के कुछ स्कूलों में जो इस्लामिक स्कूल ही हैं, तो वो उनमें क्यों पढ़े? चूँकि उस वक्त वो स्कूल नहीं था ज़ाविया। अच्छा, पुरानी बात। मेरा अपना बेटा जो था वो ज़ाविया में पढ़ता रहा। सही है, सही है। एक ही अच्छा, बेटा था। यानी कि आप स्कूल से पहले बता जी, स्कूल से पहले कुछ पढ़े। तो अब ये है कि एक तो ये बात होगी, दूसरा ये है कि नेचर के साथ कनेक्ट किया जाए, यानी दूसरा जो वाला है उसमें यही है कि आइडियली मैं समझता हूँ कि स्कूल में बहुत ज़्यादा पौधे होने चाहिए, बल्कि जंगल ही होना चाहिए। आइडियल ये है कि जंगल उगा हुआ हो और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे हट्स हों, और वहाँ पे उस्ताद हों, और वो अपना उस्ताद भी अपना काम क्लास ढूंढनी हो उसको, और वो बच्चा ढूंढे कि मैंने किस उस्ताद से पढ़ना, इस तरह का कोई इन्वायरमेंट है। ये बड़ा आइडियलिस्ट लगता है, लेकिन ये मुमकिन है और हमने इसे करके देखा। और अब भी हम जो कैंपस बनाएंगे उसमें हमने मरकज़ बनाने हैं, हमने क्लासरूम का नहीं है कि वैसे उर्दू का एक मरकज़ है, वहाँ पे उस्ताद हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, और बच्चा जो है उर्दू की क्लास देने, 5 का बच्चा वहाँ आएगा, फिर 6 का बच्चा आ जाएगा, यानी क्लासेस तो हैं, लेकिन क्लासरूम उसका कोई एक फ़िक्स नहीं है, वो मुख्तलिफ मराकिज़ हैं, उसमें कनेक्ट होगा, अरबी का भी होगा, इसी तरह फ़िज़िक्स का लैब में काम होगा। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि सेंटर्स हों और उसमें वहीं पे पढ़ रहे हों और वहीं पे उसका इन्वायरमेंट हो, उस सब्जेक्ट का एक इन्वायरमेंट है, वो वहाँ पे हम बनाएं। तो साथ जो है पौधे बहुत हों, और मैं तो समझता हूँ जानवर भी होने चाहिए। बहुत सारे जानवर जो हैं वो स्कूलों में रखे जा सकते हैं, हमारा दिल है कि हम रखें उसमें, और बकरियाँ भी रखें और बिल्लियाँ भी रखें, और बच्चों बच्चों को पता हो कि ये क्या है। और तो चूँकि एक जो वो है यानी ये जो इकाई है, सारा वजूद जो है, जिसमें जानवर, पौधे, ये सारी जो ज़िंदगी है यूँ कह लीजिए, तो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकें। अगर स्कूल के पास जगह हुई, हम तो थोड़ी बहुत फसल भी काश्त करें, यानी जैसे हल थोड़ी सी गंदुम कर ली है, थोड़ी सी, तो बजाय इसके कि बच्चा रट्टा लगाए कि ख़रीफ और रबी की ये फसलें हैं, या करीब कोई गांव में हम उन्हें विज़िट करवाएं और वहाँ वो जाएं, और दरख्त के नीचे भी क्लास हो उनकी, और कीड़े मकोड़े अगर फिर रहे हैं तो हम उन्हें कहें कि हाँ ये पहचानो, बजाय इसके वो अपनी किताब में जो है वो इंसेक्ट का डाइसेक्शन करें और देखेंगे, तो वो कीड़ों को देखें, या और चीज़ें जो हैं, परिंदे हैं, तो नेचुरल सेटिंग हो स्कूल की, ये हमारा ज़ाविया का है दूसरा। और लैंग्वेज पे मैंने बात की मेरे ख्याल में पहले, तो अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, ये हमारा एक ख़ास वो पहलू है, स्टोरी टेलिंग है, और ये तो है। क्लासेस आपकी कौन से, मतलब कहाँ से कहाँ तक है? हम क्लास 2 में एडमिशन हमने शुरू किया, अभी भी क्लास 2 में ही लेंगे कि बच्चा ज़रा बिल्कुल छोटा भी थोड़ा मुश्किल बिल्कुल सही है। एक दो बातें और भी हैं। एक एस्ट्रोनॉमी हमारा ख़ास सब्जेक्ट रहा, कि हम उसे देखें कि टेलीस्कोप के ज़रिए से ख़ास तौर पे हम ऑब्ज़र्व करते थे, लूनर ऑब्जर्वेशन भी रात को उसको रात को करते थे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था हमारा। अच्छा। और जो कुछ बच्चे चले भी जाते थे जो वीकेंड वगैरह पे, तो उनको हम उसके लिए रोकते थे, तो उसमें भी एक वुसअत पैदा होती है, और मतलब क्रिएशन के ज़रिए से वो जो साइंस ऑफ हैं क्रिएटर, उनको देखना, तो ये कुछ पहलू थे। और लैंग्वेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एक और बात है जो बड़ी ख़ास है, वो है कि ये लैंग्वेजेस हमने गैर महसूस तरीके से पढ़ाई, मतलब असेंबली के अंदर ही कुछ चीज़ें, एक शेर मसलन हम फ़ारसी में कर लिया उसमें, लेकिन अरेबिक ख़ास तौर पे हमारा दिल है कि उसकी ग्रामर पढ़ाई जाए, और मैंने खुद अरेबिक की ग्रामर सीखी, क्लासिकल वो भी पढ़ी, हिदायतुन्नहव वगैरह भी पढ़ी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ असातिज़ा से पढ़ा ऑनलाइन, यूरोप में जो तजर्बे हुए अरेबिक के ऊपर वो भी देखे, हमारी जो रिवायत है, जो अफ्रीका के ममालिक हैं जो जुरूमिया से शुरू करते हैं उनके भी देखे, तो वो एक फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अपने जहन में एक मेथड डेवलप हुआ कि अरेबिक कैसे पढ़ाई जाए। तो वो मेरा दिल है
कि ग्रामर जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है। और ग्रामर, मैथमेटिक्स और लॉजिक, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है। और ये ग्रामर स्कूल्स की जो रिवायत यूरोप में भी शुरू हुई थी, तो वहाँ वो लैटिन ग्रामर पढ़ाते थे, और वो ग्रामर के थ्रू लॉजिक, क्योंकि जब आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और पढ़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चे को कि ये बात ये गलत है, ये सही है। तो गलत और सही का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक मॉरल वैल्यू है, तो मोरालिटी का ताल्लुक भी इवन मैथमेटिक्स और ग्रामर के साथ है। लोग कहते हैं ये तो ए मॉरल सब्जेक्ट है, इनका अखलाक से क्या ताल्लुक है? अखलाक से बड़ा गहरा ताल्लुक है मैथ का भी और इसका भी, और लॉजिक का। सो ये मेरे दिल में है कि हम एक ऐसा यानी बच्चा यानी उसमें जो है ना, वो ग्रामर का टेस्ट डेवलप करें उसका। वो ग्रामर बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। जैसे मैथ को भी लोग ड्राई समझते हैं, ग्रामर को तो बहुत ज़्यादा समझते हैं, अरबी ग्रामर को तो बिल्कुल ही समझते हैं, हालांकि वो बहुत ही मज़ेदार बहुत चीज़ है। मज़ेदार चीज़ है बिल्कुल। और सो बच्चों में टेस्ट डेवलप करना मैथ का, ये हमारा एक टारगेट है, ग्रामर का, मैथ का। और फिर यह कि नेचर को वो तो अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए तो उनमें तदब्बुर की सलाहियत पैदा करना, कि वो साहिब हिकमत बने, साहिब तदब्बुर बने, इसी की ज़रूरत है। उसके बाद वो जिस भी फील्ड में जाएँ, यानी जो भी वो हो। और फिर कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम पैदा करना चाह रहे हैं, सब्र व तहम्मुल है, आजिज़ी है। इसको पैदा करने के लिए हमने ये ज़राए इख्तियार की कि मसलन कैलीग्राफी जो है, ये सब्र व तहम्मुल पैदा करती है। जब आप बड़े आराम से सीखते हैं कि, तो एक मुझे याद आई बात, एक बड़े मशहूर फ़िलासफ़र हैं, अभी फौत हुए पिछले यूरोप के ही, वो मैकेंटायर, उन्होंने एक बात की कि आप किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस पैदा जब कर लेते हैं, चाहे वो ड्राइंग में कर लें या मैथ में कर लें, तो इससे आपके अंदर अखलाकी अक़दार भी पैदा हो जाती हैं। क्योंकि जिस तपस्या और जिस रियाज़त से आप गुज़र के वहाँ तक पहुँचते हैं, तो आपने देखा कि बाज़ औक़ात जो साइंसदान है वो हम्बल हो जाता है और वो सेल्फलेस हो जाता है। और जो तो मतलब हम चीज़ों को तकरीर में याद करने से कि आजिज़ी बड़ी चीज़ है, आजिज़ी पे आप जितनी बड़ी तकरीर याद कर लें, लेकिन अंदर से वो तकब्बुर नहीं ख़त्म होगा। लेकिन जब आपको किसी चीज़ से शौक़ हो जाए और इश्क हो जाए, तो आप मिट जाते हैं उसको हासिल करने के लिए। तो ये लोग कहते हैं ना कि वैल्यूज़ कैसे आप बच्चों में पैदा करते हैं, तो वैल्यूज़ पैदा करने के लिए भी मेहनत, रियाज़त और उनमें जो भी शौक़ हो, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मौजूद हों स्कूल में बहुत सारी। तो इस तरह वैल्यूज़ वाली एजुकेशन जो है वो आ सकती है। मैं तो मतलब यहाँ तक समझता हूँ कि अगर आप एक कारोबार भी करते हैं ना, और उसको कामयाब बनाने के चक्कर में जो सही जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो काफ़ी बेचारे नफ्स मर जाता है उनका रास्ते में, क्योंकि उनकी अपनी चल नहीं रही होती, हर चीज़ उल्टी हो रही होती है, तो मर्जी के ख़िलाफ़ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। और स्पोर्ट्स का भी यही सुना है, और आर्टिस्ट जो लोग होते हैं वो कितनी कितनी मेहनत से गुजरते हैं एक चीज़ पैदा करने, तो उनके अंदर आजिज़ी आ जाती है। अच्छा, मैं यहाँ से आप ये चीज़ सो मैं समझ गया। सो सबसे पहले अभी तक मैं चेन ऑफ थॉट में साथ साथ रखता हूँ कि आपने एक मॉडल स्कूल बनने की विजन से स्टार्ट किया, आपने उसको थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दिया कि उसके अंदर जो डिफरेंस था वो ये था कि इन एस्पेक्ट्स को आपने कहा कि हमें करना चाहिए। तो अब इसमें एक दो बस छोटी सी जुजियात और फिर एक और अगला सवाल, वो ये है कि आप ये जो आपने चीज़ें लिंक की कि इन चीज़ों से मुझे लगता है कि ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी, ये क्या आपने ख़ुद से डिस्कवर की या इसके पीछे कोई किसी की रिकमेंडेशन या कोई इंस्पिरेशन थी? यानी कहीं से आपने ये आइडिया को लिया तारीख़ पढ़ के कि मुसलमानों का जब उरूज था तो वो क्या कर रहे थे, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो पहली तो ये बात। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जब हम इसको इतना ज़्यादा ना, बाज़ औक़ात जो आर्टिस्ट किस्म के लोग होते हैं, वो उनके साथ ये भी मसला थोड़ा सा मुझे फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा ना आइडियलाइज़ तरीके से देखना, बयान करना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसी बात को हम ले लेते हैं कि एक बच्चा क्लासरूम में जाता है पढ़ने, या वो मिसाल के तौर पे दरख्त के नीचे किसी के पीछे जाके बैठता है, उसको ढूंढता है, तो बेशक देखिए हर तरह का तजर्बा ना कुछ पैदा करता है। ये हमारे ऊपर है कि वो क्लासरूम में हम उसको जाते हुए जब देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, और जब दरख्त के नीचे जाता है तो हम उसको कैसे देखते हैं। उस जैसे आपने कहा कि बुखारी पढ़ के भी गुमराह हो सकते हैं और कार्ल मार्क्स पढ़ के सही भी हो सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वो मुयस्सर नहीं है। जब आप एक स्केल पर कोई भी काम करने लगें, तो स्केल की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्केल की अपनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जिसके बाद हमें कुछ चीज़ों को सॉरी कहना पड़ता है कि अब ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें। तो आप मुझे इस तरह बताइए कि इनका कितना क्रिटिकल रोल है। क्या ये बहुत ऐसी चीज़ है कि जैसे हमने कहा दुआएं, बाज़ लोग
कहते हैं कि इस्लामिक स्कूल्स में दाखिल कराने का मतलब ये है कि दुआएं याद हों। देखें जी, अब उस पर अगर आप उनकी ओपिनियन सुने तो वो आपको कहेंगे क्या मतलब जी, वो सुन्नत सब कुछ है, और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपके नबी तो ये पढ़ें सोने से पहले और आप नहीं पढ़ रहे, तो ये दुआएं ही अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसके अंदर इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी कि मैंने फॉलो करना है, एंड सो ऑन। ये सारी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट चलती है, आप चुप कर देंगे, आप क्या कह सकते हैं आगे से। लेकिन फिर आप देखते हैं कि यार ये दुआएं पढ़ के भूल भी रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे, और कुछ और भी नहीं आ रहा है इनके अंदर, तो ये क्या हो रहा है, गलती कहाँ हो रही है। नैरेटिव तो बहुत मजबूत है, लेकिन वो फिर अंदर तक पहुँचते हुए सरायत नहीं करता, वो चीज़ कोई मसला कर जाती है। तो आपने जो चीज़ें बताई हैं उनका लाजमी लिंक होगा अदब का, चीज़ों का, यू कैन ऑलवेज लुक एट इट इन दैट वे। लेकिन क्या वो यही तरीका है वो सब पैदा करने का, और इतना अलग हो कर चलना ज़रूरी है, या दुनिया में बाकी स्कूल में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में क्या ये चीज़ पैदा नहीं हो रही? अगर हो रही है और उनके अंदर कोई ऐसी बुराई है तो क्या उसी चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता ताकि ग्लोबली भी बच्चा रिलेट कर सके? देयर इज़ वन थिंग कि वो डिफरेंट फील कर सके, बट देयर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट कि वो रिलेट भी कर सके, वो आवाज़ार ही ना हो जाए कि यार मैं किस दुनिया में रह रहा हूँ। ये भी एक एलिमेंट है। सो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, और उसकी क्रिटिकलिटी और उसकी सिग्निफिकेंस, प्रायोरिटी कितनी है और क्यों है। देखिए, ये जो नेचर के साथ कनेक्ट करने की बात है, ये तो इस पे तो एजुकेशन इसका इत्तेफाक है मगरिब के भी, और हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में सबसे पहले जो एजुकेशनिस्ट जो अब तो यूनिवर्सिटी है उनकी, वो शांति निकेतन के नाम से टैगोर ने बनाई थी। और टैगोर ने जो है वो एक तरह से गाँव के करीब ही, कलकत्ता और गाँव के करीब जो है उन्होंने बनाया स्कूल अपना, और दरख्तों के नीचे बच्चे पढ़ते थे, पूरा इन्वायरमेंट ऐसा था। तो वो हमारे पेश नज़र है। और भी यूरोप के बहुत सारे स्कूल हैं जो अच्छे स्कूल हैं, वहाँ के महंगे जो स्कूल हैं वो तो इसी तरह हैं। वो तो बच्चों को या लेके जाते हैं, जंगल को करीब होता है, और वहाँ एक डे आउट करते हैं, वहीं पढ़ लेते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि आपके स्कूल में सब कुछ मैसर हो, सही है, तो लेकिन बच्चों को नेचर से कनेक्ट करने का कोई मैकेनिज़्म, ठीक है, इस पे इत्तेफाक है कि वो तो करना चाहिए, करना पड़ेगा हमें। सही, तो चूँकि हर चीज़ को सिर्फ स्क्रीन से पढ़ाने का जो रवैया है, ये नुकसानदेह है। बिल्कुल सही। तो अब ऐसे आगे हैं, स्कूल भी ऐसे हैं कि जहाँ पे इवन टीचर भी नहीं है, आप स्क्रीन, कंप्यूटर ही पढ़ा रहा है, कंप्यूटर ही असेस कर रहा है, और अगर आप कंप्यूटर से वो टेस्ट करके उसको दोबारा कर देता है, ऐसे स्कूल अमेरिका में भी एक आध है, और फिर पाकिस्तान में लाहौर में बन गए। या आपने बस वो लगाया हुआ है एक चीज़ कोई, तो वो उससे आपको देखा है स्क्रीन पे। इसको मैं नुकसानदेह समझता हूँ, कम से कम स्कूल एज के बच्चों को। यानी स्क्रीन जो है इंट्रोड्यूस करवाई जाए आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में। मेरा ये ख़्याल है कि जितना हम इसे डिले कर सकें, यानी ये मेरी अपनी राय है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम इसे कहीं बाद में दें। और अब मैं जानता हूँ कुछ दोस्तों को ऐसे, उन्होंने अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि वो बच्चा जो है वो स्क्रीन अगर पड़ी भी होगी, वो फ़ोन पढ़ दो, उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। वो बात करेगा, लोगों के साथ बात करेगा। एक छोटी बच्ची मैंने पिछले दिनों देखी इसी तरह, मैं हैरान हुआ बल्कि, कि तो उन्होंने बताया खैर कि किस तरह उन्होंने ये मैनेज किया। तो हमारे ज़हन में असल में एजुकेशन जो है ना, वो हमारे ज़हन में सिर्फ कंटेंट है कि हमने ये चीज़ समझनी है। हमारे ज़हन में सिर्फ चीज़ समझना, जैसे लैंग्वेज मैंने सीख ली, अरबी पढ़ ली, वो ऑनलाइन पढ़ लिया, या मैंने जो है मैथ समझ लिया, या मैंने इस तरह की जो समझने की चीज़ है वो तो हो सकता है। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है ना आपका, जिस एनवायरनमेंट में आप समझ रहे हैं, ये भी साथ ही उसके आता है। तो जब आप परिंदे और दरख्त और जानवर, ये बात अगरचे आपको शायराना लगेगी और आइडियलिज़म से भरपूर लगेगी, लेकिन ये वो आइडियलिज़म है जिसे मैं किसी कीमत पे भी नहीं देना सही, चाहूँगा, नॉट इवन एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी या स्केल या ये चीज़ें। मैं स्केल का भी कोई ख़ास कायल नहीं हूँ। मेरा ये ख्याल है कि काम होना चाहिए, चाहे एक बंदा भी, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में एक बंदा भी बना दूँ ना, जो मुझे लगे कि ये बंदा है जो मतलूबा, तो मेरे लिए काफ़ी है। मेरा तो ये सोच है, मैं मिलियंस, या मुझे अंदाज़ा है कि मैं पूरी तारीख़ का धारा नहीं बदल सकता। नहीं लेकिन मैं एक मुकम्मल कर जी, दूँ जी, बात। तो मतलब ये भी एक है हमारा, वो जैसे बुज़ुर्ग कहते हैं बाज़ जमातों में भी, कि कसरत पे नज़र नहीं, वैसे ही क्वालिटी असल है। तो मेरा ख़्याल में कसरत पे निगाह, या ये एज ऑफ क्वांटिटी है चूँकि, इस वजह से चीज़ों को हम मैयर भी करते हैं, ज़ाहिर है अकाउंटिंग में भी वो चीज़ें आएँगी उस तरह से। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर जो खुशबू है जैसे फूल की, वो जब फैलती है तो खुद ब खुद चीज़ें अगले स्टेप में चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग के भी मैं हक़ में नहीं हूँ, ये बातें हो सकता है आपको लगे। बहुत प्लान करना चीज़ों को, माइक्रो मैनेज करना, मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है।
और शायद ये इस तरह काम भी नहीं होता, मतलब मेरे ख्याल में तो काम दीवानगी से होता है। जितनी भी बड़े काम दुनिया में हुए हैं वो बहुत प्लानिंग से नहीं हुए, प्लानिंग थोड़ी सी हो, इश्क ज़्यादा हो। और इश्क और या कमिटमेंट जो है काम के साथ, यानी अपनी ज़िंदगी, इतना कमिटमेंट तो हो काम के साथ कि मैं अपनी ज़िंदगी निछावर कर सकता हूँ इस पे। ये मैंने महसूस कर लिया था कि ये अगर है तो फिर मैं काम शुरू करूँगा। यानी मेरा करियर जाता है जाए कुछ, शुरू में मेरी फैमिली भी राज़ी नहीं थी, बिल्कुल को मैं अकेला था घर में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फैमिली भी हुई, शुरू हुई, मुझे डोनेशंस भी इकट्ठी करनी थी। लोगों ने कहा ये चंदा माँगना शुरू कर दिया है, सीएसएस की नौकरी छोड़ दी, चंदा माँग रहा है ये। तो हर तरह का इल्ज़ाम भी मुझ पे लगा। तो ख़ैर, ये टू कट शॉर्ट, मेरा ये ख़्याल है कि आहिस्ता-आहिस्ता काम किया जाए और जो जिस पेस में लर्निंग हो रही है वो स्लो हो। वो मैं इसलिए जंगल का लफ्ज़ दिया कि वो बहुत हाई, और यानी जिस तरह की स्पीड जो दुनिया है उससे थोड़ा-सा, इसलिए स्कूल थोड़ा-सा फ़ासले पे होना चाहिए। जितने यानी यूरोप के अच्छे स्कूल हैं वो फ़ासलों पे होते हैं, शहर के बीच में नहीं होते। और ये तो ख़ैर एक अलग बात है, हम बीच में बड़ा बात को बनाना भी पड़ता है, वो एक अलग इश्यू है। मैं एक अल्टीमेट बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर स्कूल शहर के बीच में भी है तो फिर वो अरेंज करे कि वो बच्चों को बागेज ना लेके जाए। हम लेके जाया करते थे बच्चों को, बहुत हमारे ट्रिप्स जाते थे, ट्रिप्स बहुत जाएँ, बच्चे रियल ज़िंदगी को देखें। और एक ये था हमारे स्कूल में अलग, जो चीज़ आपने पूछी थी, एक ट्रिप्स वाली बात थी अलग, और दूसरा ये था कि गेस्ट स्पीकर्स बहुत आते थे। जैसे मैं आपको बुलाऊँगा और आप अपनी ज़िंदगी शेयर करेंगे, कैसे आपने ज़िंदगी गुज़ारी। तो वो जो रियल लर्निंग है, और एक ये भी था कि स्किल्स भी, हम स्किल्स वाला एरिया भी था। तो ये एनवायरनमेंट जो है एक पूरा हो, और इसमें बच्चा ही बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। यानी इसमें इतनी एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, फिर आपकी जो है हमने वो जो है मार्शल आर्ट्स जो है उसका एक सिलसिला शुरू किया था। तो यानी बहुत कुछ है जिसमें लर्निंग, लाइब्रेरी हमारी 24 घंटे खुली रहती थी। यानी और किताबें भी आम, यानी ये नहीं था कि वो बच्चा इशू करवाए, वो जो किताब आता है वो लेके हम नहीं सोचता कि गुम भी हो जाएगी ना, वो घर ही ले जाए, सही। कोई बात नहीं, इसकी भी इजाज़त है, कोई मसला नहीं। तो एक यानी थोड़ा-सा बच्चों को शुरू में करने के लिए हमें बहुत उन्हें रियायतें भी देनी पड़ी, उनकी बात भी मानते थे, ताल्लुक भी एक दोस्ताना ताल्लुक भी था, मोहब्बत का एक ताल्लुक था, अदब के साथ ज़ाहिर है वो था। तो बहुत रेजिमेंटेड माहौल में बच्चा यकीनन बोर हो जाएगा, लेकिन जहाँ ऑप्शंस होंगी वहाँ पे वो मेरे ख्याल में चल सो सकता है। सो आपने कहा कि नेचर के साथ, मैं सवाल मैंने पूछा था ना कि नेचर के साथ, आपने कहा कि ये तो एक क्या करना चाहिए, मुत्तफ़क़ अलैह हुँ, चीज़ है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि वो जो बाकी की आपने चीज़ें, मैंने जो पॉइंट कहा था कि जो दुनिया के साथ, इस दुनिया में जिसको हम आम तौर पे ऐसे ही देखते हैं कि ये एक बड़ी गलत डगर पे चल रही है, उसके साथ क्या अलग थलग होना ही हमारी कामयाबी का मतलब मेयार होना चाहिए, कि हम उस जैसे ना हो जाएं तो हम बस बाकी जैसे मर्जी हो जाएं, लेकिन उस जैसे अगर नहीं है तो फ़र्क से हम पहचाने अपनी कामयाबी को, उससे क्योंकि वो गलत है तो हम उससे फ़र्क है, तो गलत से फ़र्क शायद दूसरी बाइनरी सही है। या फिर इसमें ये जो एंगल है कि एक मैं इंसान, जैसे आपने ये बात कही थी कि सिविलाइजेशन को पढ़ना ज़रूरी है, हुँ, तो उस सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उनके लिए भेजे गए हैं, तो उनके साथ बात कैसे करनी है। लेकिन अगर हम उनको सिर्फ इस नज़र से ही देखेंगे कि वो जो भी करते हैं, चूँकि उनका तो कोई खुदा से ताल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा वो बस जो भी अगर स्क्रीन पे कर रहे हैं तो कुछ गलत ही वजह होगी, और उसके नुकसान ढूंढो जल्दी से, तो 15-16 नुकसान नज़र आ जाएंगे। अपने हमारी चीज़ें गलत होती हैं, हम उसमें बहुत सी जो वो बताते हैं फिर, हुँ, जो हमारे जैसे डेमोक्रेसी है, और मैं थोड़ी सी हुँ। सतही से गुफ्तगू कर रहा नहीं, हूँ, नहीं, बहुत। लेकिन हुँ, मैं क्या पॉइंट है कि वो खिलाफत या उस तरह के निज़ाम का फिर वो मसले बताते हैं कि भाई तुम्हारे पे, हाँ फिर ये कुछ होगा, वो हुँ, बादशाहत में कन्वर्ट होगी, फिर बादशाहत में हुँ, ये कुछ हो रहा होगा, फिर तुम भूलते रहोगे। हुँ, और अगर हम उनको हम देखते हैं तो वो हम आहंगी पैदा करना अपने बच्चों में, हुँ, मुसलमान बच्चों में, हुँ, दुनिया में रहना है अगर उन्होंने, तो वो एक अपने दुनिया को ऐसे करके ना देखें बस हुँ, हर वक्त, तो फिर परेशान रहेंगे, हुँ, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव बड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ, और आइडियल एनवायरनमेंट वो ढूंढेंगे जो उनको मिला है स्कूल में, और हुँ, जो उनको एक विजन मिल गया है स्कूल में कि भाई नेचर और ये तो बाहर रहेंगे, तो वो तो शहर में रहना पड़ेगा, या तो फिर वो जंगलों में जाके रहेंगे हुँ, ताकि उनको नेचर मिले। हुँ, तो इस एस्पेक्ट को हुँ। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ख़्याल है कि बच्चे ज़ाहिर है कि इसी दुनिया में रह रहे हैं, और हम उनके, जैसे हमने कहा ना कि ट्रिप्स लेके जाते थे, और इसी दुनिया के, बल्कि इस पे ख़ास काम किया जाता था कि बच्चे अलग-थलग होने की बात बिल्कुल नहीं है इसमें। और इसमें बल्कि इस दुनिया के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता, सब इंसानों के साथ मोहब्बत का रिश्ता था। और ये मुमकिन है मेरे ख़्याल में, ये बैलेंस यानी अचीव करना, कि आप आइडियलिस्ट भी हों, आपके पास कोई इमेजिनेशन हो, लेकिन आप इसी दुनिया में रहते हों और इसी दौर में रहते हों।
और इसी दौर पे असरअंदाज होने की कैपेसिटी आप अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैदा कर रहे हो। तो मिसाल के तौर पे अब ये नेचर के साथ कनेक्ट होने वाली बात है, तो बच्चे एक्चुअली हमसे ज़्यादा आइडियलिस्ट होते हैं। हम लोग जो पढ़ लिख के उन्हें ख़राब करते हैं, उनके आइडियलिज़म को। अल्लाह ताला ने तो आइडियलिस्ट ही बनाया है। वो बच्चे बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं बिल्कुल सही। और ज़रा सा हम उन्हें स्पार्क दें तो वो समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये मसले ज़्यादा मुझे लगता है बड़ों के हैं बच्चों की निस्बत। और मसलन हम अब सफाई की जैसे बात है, तो हमने और नेचर का, हम बाग़े जना जाते थे तो हम पार्क साफ़ करते थे। बच्चों का सेक्शन वहाँ बना हुआ है एक अलग। तो मैं ख़ुद भी सफाई करता था, उसकी जो भी चीज़ें हैं, ये हमने कई दफ़ा किया कि हम गए बच्चे। अब ये बात बड़ी लगती है कि यार ये क्या सफाई करनी शुरू कर दी बच्चों ने। लेकिन मुझे ये लगता कि इसमें ट्रेनिंग भी हो रही थी उनकी। उन्हें ये भी पता था कि बाहर की दुनिया गंदी होती है, उसमें मसले हैं, लेकिन क्या हम उस गंद को अब बर्दाश्त कर लें या हमने यहाँ पे कोई रोल प्ले करना है। तो इस तरह की ट्रेनिंग हो कि जहाँ भी उन्हें नज़र आए कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ ख़राब है, तो हमने अपना काम करना है। ये मुमकिन है मेरे ख़्याल में। हमने कामयाब तजर्बा किया है इस सारी बात का। बच्चे कोई बिल्कुल अजीबो-गरीब नहीं हो जाते और दुनिया भर में यानी ऐसे अच्छे स्कूल मौजूद हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में बनते हैं। हमारा तो खैर हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है। ये तो काश इतनी जगह आइडियली जो है वो जगह हो कि वहाँ हम घोड़े भी रखें और गधे भी रखें और भैंसें भी हों और बच्चे दूध भी ताज़ा पिएँ और बच्चों को पता हो कि दूध मतलब डब्बों में नहीं आता बल्कि भैंस दूध देती है वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में नेचर से कनेक्ट करने की कि जो भी ज़राए कोई स्कूल इख्तियार कर सकता है, उनको ट्रिप्स अरेंज करें, फार्म हाउसेस पे जाया जाए, ये मुमकिन है। बड़े सही है। बड़े स्कूल्स हैं, तो ये नहीं कहता मैं कि हर स्कूल अपने उसमें जानवर रख ले। तो हैविंग सेड दैट, आपने दूसरी बात ये की थी कि दूसरी सिविलाइजेशन का स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? नहीं, नहीं, मेरा हाँ, वो सवाल, तो लाज़मी हाँ, बात है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जब हमारी कोई ओरिजिनल थॉट निकलती है, हमने अभी इस्लामिक स्कूल पे तो हम एग्री कर गए कि उसमें हम फ़ौरन देखते हैं कि एक साइड हमें साइड इफ़ेक्ट ये नज़र आता है कि वो मतलब कुछ चीज़ों को ही समझ लेते हैं कि ये है, और आपने उसमें कुछ एडिशंस किए। तो मैं एक थर्ड पर्सन के तौर पे उसको भी उस तरह अगर देखूं कि यार आपने उसमें वो 3 चीज़ें कर रहे थे, आपने उसको 5 कर दिया या 6 कर दिया है, लेकिन अभी भी उसमें वो चीज़ें रहती हैं जो कि एक टोटलिटी में जो इसकी ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो जो 3 चीज़ें आपने ऐड की हैं, उसके बाद बस दैट दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड? नहीं, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें तो हैं ही हैं, उनको मैंने ज़िक्र नहीं किया। तो मिसाल के तौर पे ये बात कि साइंस का बहुत अच्छा टेस्ट हम डेवलप करते हैं लैब में, बच्चों को एंगेज करके। और इसी तरह जो है मैथमेटिक्स पे तो हमने बात कर ली थी। तो बुनियादी जो पोटेंशियल है कि जब वो यूनिवर्सिटी में बच्चा जाए तो वो पूरी तरह वहाँ से उसको इस्तेफ़ादा करने वाला, यूनिवर्सिटियों के पास बहुत कुछ होता है। बिल्कुल सही। हमारे बच्चे इस लेवल पे नहीं होते कि उससे इस्तेफ़ादा कर बिल्कुल सकें सही। बाज़ औक़ात। तो या वो ऑनलाइन ही अगर उससे इस्तेफ़ादा करना है दुनिया भर की रिसोर्सेज़ से, तो वो उसको कर सके। इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं पड़ा। तो उसमें एक तो टेस्ट डेवलप कर जाए। बुनियादी बात मेरे ख़्याल में टेस्ट डेवलप करनी टेस्ट डेवलप करने की है, और है। ये ज़ौक़ बिल्कुल अगर सही, बन जाए बिल्कुल बच्चे सही, का तो फिर बिल्कुल सही, आप क्योंकि पढ़ा तो सब कुछ नहीं सकते। बिल्कुल सही। आप इवन स्किल्स भी सब कुछ नहीं दे सकते। जैसे आपने भी बात की कि आप स्किल कैसे सीखनी उसने करनी है, एक्वायर वो कैसे ज़्यादा करनी है, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो है कि अब ये बच्चा इसको बिजनेस साइड की या उस साइड की कि मैंने कारआमद कैसे बनना है, इस पर कुछ आपका क्योंकि बहुत सी चीज़ें जान लेना, उनके बारे में कुछ राय रखना या कुछ उनके साथ अटैच होना, वो ठीक है, लेकिन ये आप समझ लें कि सीट बेल्ट बांधने की जैसे मुतरादिफ है, या तैयारी करके आप प्लेन पे बैठ, बट इट्स नॉट टेक ऑफ, ठीक है। तो जो आप टेक ऑफ करवाना है उसको, तो या तो ये कि आपने यूनिवर्सिटी तक उसको छोड़ना है, तो फिर तो ठीक है कि यूनिवर्सिटी अब पढ़ेगा, फिर अब उसको दुनिया को और तरह देखना है। तो अगर ये है तो फिर तो आंसर हो जाता है इसका। लेकिन उसके अलावा कुछ अगर आप करते हैं कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जी की समझ भी आए, वो पर्सपेक्टिव भी उसका नजर आए। जी, नहीं मैं इसको ये नहीं समझता कि ये सिर्फ सीट बेल्ट वाली बात है। एक तो ये ऐसा नहीं है कि उसने कुछ चीज़ें उसकी इन्फॉर्मेशन में आ गई हैं। मैं इस बात पे इंसिस्ट करूँगा, यानी ये जो हमारी तरबियत का या तालीम का मॉडल है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ उसकी मालूमात में हमने इजाफा कर दिया दूसरे स्कूल के बच्चे की निस्बत। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सही है। ये उसकी ग्रोथ हुई है, यानी वो बच्चा होलिस्टिकली उसकी ज़ात का हिस्सा है वो चीज़ें। बिल्कुल सही। ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। एक है कि आप साइंस पढ़ा दें एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे, आपने उन्होंने हिफ्ज़ करवाया, आपने ये कर दिया, ये नहीं है। हमारे दिल में है कि उसकी उस बच्चे की यानी ज़ात जो है अपने, यानी जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं, लेकिन असल में तो इंसान एक इकाई ही है, एक होल है। लेकिन हम कह सकते हैं कि चलिए फिज़िकली है, इंटेलेक्चुअली है और मॉरली और जी। स्पिरिचुअली है।
तो इन डायमेंशंस में उसकी ग्रोथ हुई है। ऐसा बच्चा अब कुछ भी करे, किसी भी फील्ड में जाए, यानी ये हमारा हदफ है कि वो कुछ भी करना चाहे, वो यूनिवर्सिटी में जाए या ना जाए, वो अपना बिजनेस करें। और मैं तो इनकरेज करता हूँ बच्चों को कि अपना बिजनेस ही करें वो, और फिर उन्हें उस तरह के लोगों से मिलवाया जाए। जैसे हमने कहा कि गेस्ट यानी टीचर्स का या गेस्ट स्पीकर्स का सिलसिला है, तो वो बच्चा जो है सही। वो कुछ भी करना चाहे तो वो कॉन्फिडेंट हो। और एक दो बातें और कुछ याद आ रही हैं, इवन मेडिसिन की तरफ भी हम उनका, खाने की तरफ भी एक एटीट्यूड डेवलप करते हैं कि अल्टरनेट दुनिया में चीज़ें हैं, उन्हें तलाश किया जाए। एक हर चीज़ का एक मेन स्ट्रीम बन गया आज के ज़माने में, एक अल्टरनेट है, तो हीलिंग के सिस्टम्स हैं। तो यानी वो उसका ये हो कि वो गौर करे सूरत हाल पे, वो लकीर का फ़कीर ना बने बच्चा। यानी हमारी यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी लकीर के फ़कीर हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। और तो ओपन माइंडेड हो वो, एम्पैथी के साथ, हम्बलनेस के साथ दुनिया को देने के लिए तैयार हो, दुनिया से लेने के लिए तैयार हो। बिल्कुल ठीक है। सो इसमें अब अगला चैलेंज ये आता है कि ये इसके लिए टीचर्स चाहिए होते हैं, हाँ, ये और उनकी ट्रेनिंग, हम्म, और वो जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह आप डिलीवर कर सकते हैं, उसी तरह के लोग भी आपको मिलें और उसी पैशन से। तो उस पर मैं पूछना चाहूँगा कि आपका क्या, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इस जर्नी के अंदर अभी तक की क्या वो चीज़ें हैं जो आपको हौसला देती हैं। जैसे आपने कहा कि मैं एक बच्चा भी तैयार कर लूँ, तो वो एक बच्चा तैयार हो रहा है, ठीक है, उसका कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि अमली नमूना क्या है हमारे पास अभी तक, और मल्टीपल डायमेंशन से अगर बता सकें। मतलब कि एक तो ये ना कि मसलन हमारे बच्चे शायरी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये एक डायमेंशन हो जाएगी कि शायरी में इंटरेस्ट पैदा हो गया, बट टोटलिटी में जो जो आप सोच रहे हैं, लेने वाला दुनिया से और देने वाला, उस एंगल से कुछ अगर हमें आप बताना चाहें तो वो मैं सुनना चाहूँगा। और टीचर्स एंड देन 7-8 साल, 8 साल प्रॉब्ली, उसके अंदर हम कहाँ तक खड़े हैं। एक तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप दो सवाल जो इकट्ठे सोच सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी सलाहियत है। मुझे बड़ी गालियाँ ये नहीं, ये बड़ी सलाहियत है। और ये मतलब मैं, क्योंकि आप जब भी सोचते हैं 2 सवाल से ये कम वैसे मैंने आपको खुद भी नोट किया तो है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको। अच्छा, दूसरा ये है कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं चाहता हूँ मुझे ना भूल जाए। हाँ नहीं, सही है। तो एक तो ये है कि टीचर्स वाला चैलेंज बिल्कुल जानते ही हैं सब लोग जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं कि ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है दुनिया में। और इसका हमने जो अपने एक्सपीरियंस से निकाला, एक तो ये हमने किया कि जो टीचर्स पुराने होते हैं और 20 साल का तजर्बा है, उनको बिल्कुल ना लिया जाए। अच्छा। हाँ, मतलब हमारा ये तजर्बा है कि वो चूँकि बस ऐसे पक्के हो चुके हैं कि उनको कुछ भी फर्दर वो देखने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी स्कूलों के टीचर्स हों या प्राइवेट भी, वो एक माहौल में रिजिड हो चुके होते हैं। हमारा कामयाब तजर्बा रहा है यंगस्टर्स के साथ, जिन्होंने कभी टीचिंग नहीं की, लेकिन वो अच्छे स्टूडेंट हों। हाँ, सिर्फ जो अच्छा स्टूडेंट रहा है ना, मैंने देखा है वो अच्छा टीचर बन सकता है, क्योंकि उस जब वो एज ए स्टूडेंट वो टीचर के पर्सपेक्टिव से भी वो देख रहा होता है चीज़ों को। और तो वॉलंटियर्स कई हमारे पास आए, हम पेड भी थे ज़ाहिर है, तो उनको हमने पे भी करते थे, और कई लोगों ने जो है वॉलंटियरली पढ़ाया। उसमें चैलेंज ये होता है कि वो बच्चे चले जाते हैं, तो ये आपको बहरहाल करना पड़ेगा। कुछ उसमें से रुक भी जाते हैं। 8-10 बच्चों का अगर आपने लिया है कि वो मुख्तलिफ कैपेसिटी में टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे या टीचर के तौर पे, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कुछ चले जाएंगे, लेकिन वो कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएंगे। तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ गुजारा हुआ इसमें। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली बस यही सूरत हाल है। कुछ बच्चे अलबत्ता ऐसे हैं जो बन के उसी ज़माने के चले आ रहे हैं, 2010 के 8 के, जब जाविया नहीं बना था अभी, कि वो उनकी एक ट्रेनिंग चल रही है और वो कंट्रीब्यूट करते हैं एज रेगुलर टीचर तो नहीं, लेकिन एज कुछ टीचर्स हमारे ऐसे हैं जो वीक में एक दफ़ा आते हैं, और वीक में एक दफ़ा आते थे, कुछ महीने में एक दफ़ा आते हैं, लेकिन वो अच्छा अपना इम्पैक्ट डाल के जाते हैं बच्चों में। तो बाकी जो डेली के टीचर्स हैं, वो जो रूटीन के स्पेक्ट पर आ रहे हैं, वो फिर आपको रखने पड़ते हैं मार्केट के हिसाब से, उसके हिसाब से। तो लेकिन कोशिश यही करते हैं कि कम्युनिटी बनाएं। टीचर को भी हम टीचर में भी जो प्रॉब्लम पैदा होता है, मैंने देखा टीचर्स बाज़ बहुत अच्छे मौजूद हैं हमारे पास, उन्हें स्कूल ख़राब करते हैं। वो कैसे? जनाब आपने ये सिलेबस ख़त्म करवाना है, आपका ये मसला है, आपका वो प्रिंसिपल की तरफ से तो एक स्कूल एक ऐसा स्पेस बन गई है कि जिसमें एक तो ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेशन का, एक ग्रुप है बच्चों का, एक टीचर्स का, एक वालदैन का, और इन चारों में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, कोई ना कोई तसल इनकी रहती है। तो वो एक मोहब्बत वाला इन्वायरमेंट हो टीचर्स के साथ, और उन्हें उनकी उनकी फिर ग्रूमिंग के लिए भी उन्हें बताए बगैर कि हम आपकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मतलब ये कह के नहीं करनी चाहिए कि हम ट्रेनिंग करने लगे हैं, वो अपने कान बंद कर लेंगे। उलमा को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, और टीचर्स को वो सोचते हैं हम तो आलिम बन के अब हमने क्या करना है, हालांकि वो तो आप जानते हैं कि आगाज़ होता है।
तो इसी तरह टीचर का ये है कि वो गपशप के अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की जाए। हम ये करते थे, वीकली एक स्टडी सर्कल करते थे और उसमें किताब हम पढ़ते थे और कोई ना कोई जो है मौजू चल रहा है उस पर बातचीत तो वो अंदाज़ा भी हो जाता था। फिर बच्चों को भी वहीं डिस्कस कर लेते थे कि फ़लाँ बच्चा कैसे, पर्सनली हम बच्चों को डिस्कस करते थे। और उसमें ये था कि जो बच्चा स्लो होता था उसे फिर एक मशावरत भी हो जाती थी और किस तरह से लेके चलना है। तो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में जो इम्पर्सनल मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं वो भी मैंने देखा है कि स्कूल में, तो स्कूल का इन्वायरमेंट बाकी भी सारा जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पे, कुक है, चौकीदार है, उनसे भी ताल्लुक बच्चों का और बड़ों का बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम बच्चे हमारे स्कूल में सफाई भी करते थे और लेकिन एक स्वीपर भी आता था और वॉशरूम को साफ करने के लिए भी एक बंदा रखना पड़ता है। तो लेकिन वो उसकी भी इज्जत बहुत थी स्कूल में। और कई दफ़ा हमने ये किया कि स्वीपर को हमने सैल्यूट किया बच्चों ने कि आपको सैल्यूट है, आप सबसे अहम काम कर रहे हैं। यानी ये बच्चों को होता था कि ये बच्चों में एक बात डाली हमने कि ये बड़ी। फिर इसी तरह लैंग्वेजेस पे मुझे बात दोबारा याद आ रही है। पंजाबी के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ बातें। बात स्कूल हमारे इस्लामिक भी, दूसरी पंजाबी बैन है वहाँ पे। पंजाबी भी बहुत अहम ज़बान है, सराइकी भी बहुत अहम ज़बान है, जिस ज़बान को हम कुछ समझते ही नहीं, कुछ झंग के इलाके की, जिसको लोग जांगली कह देते हैं। और एक बच्चा वहाँ से आया और उसने बोली, हमारे बच्चों ने बाकी ने मजाक उड़ाया उसका। मैंने कहा दिस इज़ दी टाइम कि अब इनको ये बात की जाए। तो वो मैंने कहा कि अब हम यही बोलेंगे, 1 घंटा हमने उसी में बात की, उसकी ज़बान में कोशिश की कि हम बात करें। वो बच्चे में जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके अंदर जो शर्मिंदगी पैदा हो सकती थी, खत्म उससे हमने बचा लिया। बहुत अच्छा। तो बच्चा ये जाने कि जो मेरे वालिदैन की ज़बान है वो भी ठीक है, वो बहुत अच्छी ज़बान है, उसको मैंने ख़त्म नहीं करना। तो कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर है हमारा एजुकेशन का, उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये ज़बानों के हवाले से आ रही है। ज़बान का मामला बहुत अहम है और इसमें मुझे अनफॉर्चुनेटली, अगर ये मैसेज मेरा जाए इस्लामिक स्कूलों तक हमारे जो भी लाहौर में है, कि इस पे सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। उर्दू को और पंजाबी को बाकायदा इज़्ज़त दी जाए स्कूलों में। ठीक है, वक्त रखा जाए उनका, कुछ कुछ मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी सिखाई जाए, हो ये भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम ये हो कि किसी एक दिन ये बात कर ली जाए कि ये भी बहुत प्यारी ज़बान है। इस जुमले से ही कुछ बच्चों ने जो है होना है कि हाँ यार चलो मेरे वालिदैन पंजाबी बोलते हैं तो वो अनपढ़ जाहिल नहीं है। तो वो जो डबल पर्सनैलिटी बनती है बच्चे की, वो कम से कम ना बने। तो दूसरा, मैं जो प्लीज़। पहले सवाल का दूसरा हिस्सा था वो ये था कि अभी तक जैसे, हाँ, अब प्रैक्टिकली और लेकिन एक ज़ुबान पे मैं फिर दूसरा सवाल दे दूं पहले सवाल के साथ ही, कि ज़ुबान पे मैं लिख लेता हूँ, लेकिन आप इस पे पहले ज़रा बात कीजिए, फिर ज़ुबान की हमारी डिस्कशन रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल उसमें जी। ज़ाविया कहाँ खड़ा है इस वक्त? ज़ाविया 2017 में हमने शुरू किया। इसको हमने शुरू जब किया था, ज़ाहिर है बहुत लॉन्ग टर्म उसमें शुरू किया था। हमें अंदाज़ा था कि ये भी एक स्टेप में शायद हम ना कर सकें। तो हमने शुरू ही इसको एज़ ए पायलट प्रोजेक्ट किया। ठीक। हमें उसका अंदाज़ा नहीं था कि वो कितने अरसे तक चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। तो इसको 5 साल हमने चलाया था एज़ ए ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट। लेकिन इस अरसे में भी बहुत चैलेंजेस आए कोविड भी तो, और कोविड भी इस अरसे में आया। कोविड में हमने बंद नहीं किया था। अच्छा, हमने क्योंकि आप तो वैसे ही बोर्डिंग था तो आप बोर्डिंग था तो मुमकिन नहीं था हमारे सही है। लिए। कुछ अर्सा शायद हुआ था, थोड़ा-सा मसला ऑनलाइन फिर हमने किया। तो ऑनलाइन रहा है स्कूल, मुझे याद आ गया बिल्कुल, कोविड के ज़माने में कुछ महीनों के लिए ऑनलाइन रहा है। तो 3 कैंपस हमें बदलने पड़े। असल जो चैलेंज हमें आया वो कैंपस का आया, सबसे बड़ा फिज़िकल चैलेंज ये था। घर ज़ाहिर किराए पे हमने लिया अली टाउन में, छोटा पड़ गया। फिर हम गुलबर्ग में चले गए, 1 साल वहाँ रहे। फिर वहाँ से हम काना हमें शिफ्ट करना पड़ा और मैं ख़ुद भी अपनी फैमिली को साथ-साथ शिफ्ट करता गया। तो काना में भी आखिर मैं ख़ुद भी शिफ्ट हो गया। तो वो फिर बहुत मुश्किल हो गई थी चीज़ें काना में। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँ आपको कि यहाँ पर वो जो मैंने प्लानिंग की बात की थी और आपने उसमें हाँ। कहा था कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि आप अवॉइड नहीं कर सकते थे ये, अगर आप ज़रा अच्छा प्लान कर लेते। नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये मसला प्लानिंग की वजह से इतना नहीं आया और जितना ये था कि ये एक सोचिए कि 5 साल का तो था हमारे ज़हन में, 5 से 6 साल करके फिर अपना कैंपस बनाएँगे। हमने इस दौरान ये किया कि अपने कैंपस की लैंड एक्वायर करने के लिए कैंपेन हमने शुरू कर दी थी। डे 1 से ही शुरू कर दी थी हमने और लेकिन उसमें कुछ टाइम लग गया ज़ाहिर है और अब हम बिल्कुल करीब हैं उसके। और मुमकिन, मैं ये नहीं कहता कि हमारी प्लानिंग बहुत कोई अच्छी थी और उसमें कमी हो सकती है और उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है, मैं आपसे एग्री करूँगा। मैं ये नहीं कहता, मतलब ना मैं उस वक़्त ये समझता हूँ और आपकी बात में वज़न है कि दीवानगी का मतलब ये नहीं है कि आप प्लान ना करें, आप प्लान पूरा करें। दीवानगी तो ज़ाहिर है तवक्कुल भी इसी सेंस में होता है कि आप नताइज अल्लाह पे छोड़ते हैं। प्लानिंग अपनी तरफ से भरपूर हमने भी उसकी, ज़ाहिर है मैं तफ़सील नहीं बता रहा, लेकिन एक टीम ये थी होगी हरी और वो उसकी फिजिबिलिटी बनी और वो सारा वो जो ठीक है। टॉप जो अखुवत के थे उस वक्त के,
उन्होंने देखा प्रोजेक्ट को, मुख्तलिफ लोगों से ने स्क्रीनिंग की, फिजिकल प्रोजेक्ट की, यानी स्कूल कैसे, एक्सपेंसेस का मामला है, फूड कैसे अरेंज होगी, ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है की गई। बहरहाल वहाँ पे ये हुआ, अब कुछ चीज़ें खुदा की तरफ से भी हुई। वहाँ पे ये हुआ कि मैं ये जुमला वापस लेता हूँ, सारी चीज़ें खुदा मैं वो सोच ही रहा था कि ये अच्छा आपका तसर्रुफ हुआ है बस। अच्छा तो वो जो है चीज़ें तो खुदा की मैंने तरफ से, इसकी तावील कर ली थी कुछ लेकिन- में इंसान रियलाइज़ कर लेता है कि ये तो खालिस खुदा की तरफ से हाँ। यूँ कह लीजिए। तो वो जो है एलडीए ने वो जगह एक्वायर करनी शुरू कर दी। वो पता चला कि वो जो स्कूल बना हुआ है उसके बीच में से सड़क गुजरेगी। हमने, हमारी जगह नहीं थी, वो किसी और साहब की जगह थी। तो बिल आखिर अपनी जगह हमने कहा अब ख़रीदते हैं और वहाँ अपना पर्पस बिल्ड कैंपस बनाएंगे। वो सुंदर में फिर जगह हमने एक्वायर तकरीबन कर ली है, होपफुली। सुंदर बढ़िया चीज़ है, वो स्टेम स्कूल भी है। भी है, ये भी हो जाएगा। एक और स्कूल भी है वहाँ पे और नहर के किनारे ही तकरीबन मुबारक जगह सी। बनती है और अल्लाह ताला खैर करे। तो सक्सेस जो है अब तक की, तो हम ये बात कर रहे थे कि एक फ़ेज़ इसका कंप्लीट अप हो गया है, ज़ाविया का पायलट प्रोजेक्ट का तजर्बा कामयाब रहा हमारा। अब हम इसको अपना पर्पस बिल्ड कैंपस बना के प्रॉपरली लॉन्च करना चाह रहे हैं ज़ाविया को। इस सिलसिले में सुंदर में हमने जगह ली है, तकरीबन 12 कनाल जगह है ये। और ये यहाँ पे एक पर्पस बिल्ड कैंपस बनाएंगे और एक सेंटर भी बनेगा जिससे फिर हम दूसरे स्कूल्स को अटैच करेंगे। तो जो हमारे जो बच्चे थे पहले पढ़ रहे थे उनके साथ हमारा राब्ता है, उनके हम गेट टुगेदर्स प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन भी राब्ता रहता है और कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है हमारी। अब ज़ाविया चिल्ड्रन कम्युनिटी हमने बना दी है। वो कितने बच्चे हैं उसमें? तकरीबन 50 बच्चे हैं। ठीक है। और ये आपने पहले सोचा हुआ था इतने साल चलाना है या किसी माइलस्टोन को अचीव करके आपने रोक दिया? हाँ, मतलब वो फौरी वजह तो खैर वो बनी कि वो जगह जब उन्होंने एक्वायर कर ली, एलडीए ने एक्वायर कर ली थी वो जगह और हमारे पास वो जगह मुश्किल थी। लेकिन हमें ये था कि बहरहाल हमें एक फ़ेज़ कंप्लीट करना है ठीक है। और फिर इसे हम वो करेंगे। तो क्लास 8 तक हमने सोचा था बच्चों को लाएंगे, 2 से 8 तक। 2 से 8 तक, तो वो तकरीबन मुकम्मल हो तो जो वो अगला साल आता था फिर दोबारा 2 आता था या किस तरह से जी, आप? 2 दोबारा लेते थे। तो कितने साल चला वो बैच? यानी एक बैच तो पहुंच गया होगा 8 तक, जी, जी। तो बाकी 7 में जी। हाँ, कुछ जो है बच्चे 5 तक भी आए, ठीक है, कुछ 6 में आए, कुछ 7 में आए। ठीक है, 5 तक बहरहाल बच्चे थे हमारे पास, ठीक है। जो पास आउट हुए। तो ठीक है, तो अभी वो तालीम किसी और स्कूल में ले वो रहे हैं। दूसरे स्कूलों में, मुख्तलिफ स्कूलों में है। तो उनसे तो सक्सेस का कुछ आपने कैसे मेजर किया आपने? मतलब एक तो ज़ाहिर है उन बच्चों से तो अभी भी राब्ता होता है, तो वो अपने-अपने स्कूलों में बहुत अच्छे तरीके से हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बल्कि दूसरे बच्चों को भी। उनकी उर्दू ज़ाहिर है बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो उनके पास एसेट था। उन्हें इकबाल के शेर बहुत याद थे, वो अभी भी ज़ाहिर है उनके काम आते हैं। और ज़ाहिर है कि वो बड़ी क्लास में है, उसका चैलेंज भी उन्हें दरपेश होगा। और तो हमारे ज़हन में यही सक्सेस है कि अब हाँ, ये चैलेंज है हमारे लिए कि उनसे राब्ता हमारा रहे। तब वो वैल्यूज़ जो उन्होंने सीखी हैं, वो उस सिलसिले में हम कोशिश करते रहते हैं कि साल में 2 बड़े गेट टुगेदर्स करें। और मतलब इस एंगल से जैसे आपने एक शुरू में एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि हम चाहते हैं कि वो दुनिया से कुछ ले सके और दुनिया को कुछ दे सके। अब ये जो लाइन है, अगर मैं इसकी रोशनी में आपसे पूछूं कि आपने असेसमेंट कैसे की? अगेन हर चीज़ क्वांटिटेटिवली असेस नहीं हो सकती, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमने ये समझना है ना कि हमारे मसलन मेजर करना, कुछ तो मेजर करना है, वरना तो फिर कोई भी कुछ भी कह सकता है कि बस आप मुझे दे दें और मैं आपको कुछ बना दूंगा और अब बन गया है, बस जाएं आप। तो आपने उसको थोड़ा सा कुछ एग्ज़ाम या कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आप जिनमें इंगेज करते रहे उनको इतने साल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने स्टोरीज़ पढ़ सुनी हैं तो वो क्या चीज़ थी उनमें आनी चाहिए थी जो अब आप देखते हैं? वो क्या वो शौक़ था स्टोरीज़ पढ़ने का, वो आप उनमें देखते हैं तो आप कहते हैं यार चलो शुक्र है शौक़ की बात हमने की कि शौक़ पैदा हो जाए। तो उस एतबार से अगर हम थोड़ा सा देखेंगे क्या चीज़ है जिसमें हमने कहा कि यार अब दिस इज़ गुड एंड वी हैव टू स्केल, तो फिर नहीं कहेंगे लेकिन कैंप पर्पस बिल्ड में इसको अब आगे लेके चलेंगे। मेरे ख्याल में वो बच्चे जो हैं एक तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, यानी जब भी हम मिलते हैं उन्हें या उनके वालिदैन से हमारा वो एक एक्सपीरियंशियल वो है कि वो जी, वो बाकी बच्चों में उनके अंदर ये चीज़ है कि हमने अख़ज़ करना है। ठीक है, और एक ये चीज़ एसेस भी हो जाती है जब उनसे मुलाकात होती है, गेट टुगेदर्स होते हैं कि हम कुछ ना कुछ असेसमेंट इस तरह कर लेते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, डिस्कशन होती है उनके साथ, उसमें एंगेज हो जाते फिर हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर भी कुछ ना कुछ। तो वो हम ये देखते हैं कि वो बच्चे यानी इस अंदाज से तैयार हैं दुनिया से लेने के लिए ठीक है, कि वो जिस भी इन्वायरमेंट में है, कुछ बच्चे बलूचिस्तान के हैं, कुछ कोहे सुलेमान एक इलाका है वहाँ के हैं, कुछ बहुत चैलेंजेस में भी हैं बच्चे, तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से खुश दिली के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा कॉन्फिडेंटली स्ट्रगल करे। ये नहीं कि वो परेशान नहीं है बिल्कुल भी। कुछ बच्चे जो हैं वो मैट्रिक में हैं, साइंस रख के उन्हें, कुछ बच्चे दूसरी तरह से हैं, उन्हें आर्ट्स भी रखा हुआ है। तो एक तो ये कि वो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि जो मिसाल के तौर पे ये स्टैंडर्ड है कि साइंस वाला बच्चा बहुत अच्छा है, और वो इस उसमें नहीं है, इस डेल्यूजन में नहीं है कि वो क्या समझते हैं कि किसी भी शोबे में हो बहुत बड़ी हम आउट परफॉर्म हम अगर एक्सीलेंस हासिल कर लें, तो अपने ऊपर एतमाद होना सबसे बड़ी चीज़ है जो हम समझते हैं कि हमने उन बच्चों को दी है। अगर ये लफ्ज़ आपकी वैसे असेसमेंट होती थी स्कूल की, जैसे इम्तिहान वगैरह हुआ करते थे, तो वो भी चलते रहे साथ चलते साथ? रहे, मतलब वो जो और ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये असेसमेंट फ्री होती थी या यानी हाँ, कि ये इनफॉर्मली सेस होती थी अच्छा वो आपस में टीचर्स के थ्रू? जी, गुफ्तगू के साथ और उनके बच्चों के साथ ठीक रास्ते है। में। और आपने कितना अरसा ये एफसी कॉलेज में भी आप पढ़ा रहे हैं, तो जब तक आप जाविया में थे फिर आपने कुछ नहीं किया उस वक्त? नहीं, मैं विजिटिंग फैकल्टी में था, एफसी की रेगुलर फैकल्टी के तौर पे। दोबारा ज्वाइन आपने कब किया था? फिर 2019 में मैंने दोबारा दोबारा ज्वाइन ज्वाइन किया। कर लिया था। उसकी कोई ख़ास वजह थी? हाँ, उसकी वजह मेरी अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी, ठीक है। तो वो काफ़ी नहीं होता था मेरे लिए विजिटिंग फैकल्टी वाला। अगरचे मेरी मिसेज़ भी लेक्चरर हैं और फिर मैं प्लानिंग की तरफ दोबारा से जी। थोड़ा-सा पूछूँगा हाँ। कि वो यही चीज़ है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखता हूँ ना, तो मेरा भी इतना दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ के मैं ये काम करूँ और बस जाके बैठ जाऊँ कहीं पे। लेकिन जब मैं इस एंगल से देखता हूँ, फिर मुझे होता है कि थोड़ी देर से के बाद फिर मैं वहाँ नहीं बैठूँगा, हाँ। तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने ऑनलाइन इसलिए बहुत अच्छा है ये। तो ये एक चीज़ है। लेकिन बहरहाल आई आई रियली एडमायर के जो आपने जिस तरह से अभी भी आपने ख़ुद भी पढ़ा द मल्टीपल एंगल्स से। आई थिंक व्यूअर्स भी इसको ज़रूर समझ रहे होंगे सारी चीज़ को कि ये बहुत ज़रूरी है ऐसी बातें सुनना भी और जानना भी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं। अच्छा, तो एक चीज़ आपने बात की थी, मैं ज़ाविया का तो चलो एक काफ़ी अच्छी डिस्कशन होगी और मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट कर दिया। हमारी बात हो रही थी लैंग्वेजेस के ऊपर कि लैंग्वेजेस की आप चूँकि उस पे काम भी आजकल कर रहे हैं, संस्कृत पर और भी गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं, सही बोल रहे अच्छा। हैं। अक्सर लोग उसको संस्कृत कहते हैं, हाँ, शुक्र है। तो संस्कृत लफ्ज़ है। तो उस पे जो है आप काम कर रहे हैं और आपने बताया कि उसमें एक बहुत ज़्यादा आपका फोकस है कि लैंग्वेज की अहमियत पर और अपने स्टूडेंट्स पे उसको शौक़ और वगैरह ज़ुबानें बीच में बात भी की। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं उस हवाले से कुछ रोशनी डालिए और क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं और क्या आप शेयर करना चाहेंगे अहमियत के एतबार से और बच्चों के लिए, और कौन कौन सी ज़ुबानें पढ़नी चाहिए या इस तरह, और इवन जो लैंग्वेज जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्यों कर रहे हैं काम, ये क्या है? मुझे तो यूँ लगता है कि ज़बान जो है ये ज़ाहिर है खुदा की निशानियाँ बहुत सारी हैं, पहाड़ और समंदर, और तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी निशानी ज़ाती तौर पे साबित हुई वो ज़बान है। मेरे लिए तो ज़बान एक वारदात है, और यानी ज़बान किस तरह हम ये जो अभी भी हम बोल रहे हैं किस तरह ये मुमकिन है, कितनी आसानी से, सहूलत से, सूरत से लफ्ज़ जो हैं वो ढलते चले जाते हैं वो साउंड फ्रीक्वेंसीज़ में, और किस तरह दूसरा बंदा उसको समझ लेता है। तो ये मिरेकल है। और फिर साउंड्स हैं मुख्तलिफ, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ हैं साउंड्स हैं, और उनकी जो अपनी अपनी खूबसूरतियाँ हैं। तो ज़बान ख़ुद बहुत मिरेकुलस है उसका बोलना, और फिर हर ज़बान का एक अदब है, लिटरेचर जो है, और वो किस तरह तख्लीक हो जाता है, और उसके अंदर जो विज़डम फिर है मुख्तलिफ लिटरेचर की, जो लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं उनकी जो अपनी अपनी विज़डम है। मुझे लगता है कि इंसान को समझने के लिए, और इंसान और खुदा के ताल्लुक़ को समझने के लिए, और इंसान के ताल्लुक़ को समझने के लिए अदब का मुताला बहुत ज़रूरी है, और अदब का जहाँ तक मुमकिन हो हम बराह रास्त मुताला करें उसकी अपनी ज़बान में। तो इसलिए सबसे जो अहम ज़बानें हैं वो क्लासिकल ज़बानें हैं मेरे ख़्याल में, और उसमें जो है अगर हम काउंट करें तो मतलब कुछ ज़बानें हमारे लिए ख़ास तौर पे अरबी बहुत अहम है, उसके बाद फ़ारसी बहुत अहम है, और उर्दू बहुत अहम है। उर्दू को चले हम करते हैं कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रा थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है और थोड़ा मुताले की ज़रूरत है, तो हम उर्दू आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा जो दुनिया की बड़ी तहज़ीबें गुजरी उनके पीछे एक एक लिटरेरी ट्रेडिशन है, एक ज़बान है। उसमें संस्कृत है हमारे इस खित्ते की ज़बान, यहाँ की जितनी रीजनल ज़बानें हैं यानी उर्दू समेत पंजाबी भी और बलोची भी, और ये सारी इनके पीछे भी संस्कृत मौजूद है असल में। और इसी तरह जो है वो जैसे हिब्रू है, वो भी एक खित्ते की ज़बान है, और वो भी ज़ाहिर है एक पूरी रिवायत एक है, और इसी तरह ग्रीक है, और इसी तरह लैटिन है। ये चंद ज़बानें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुनियादी हैं।
और चाइनीज़ ज़ाहिर है, जो ओल्डर चाइनीज़, एंशियंट चाइनीज़ है, वो भी बहुत अहम है, ख़ास तौर पे अगर कन्फ्यूशियस और उनको समझ। तो ये असल में मेरे ज़हन में यूँ बनता है कि ज़बान जो है वो असल में अदब पढ़ने के लिए है। तकल्लुम मेरे लिए मतलब मेरा मसला नहीं है ये इतना अहम। आपने सिर्फ़ गुफ्तगू जो करनी है वो अपनी ज़बान में आप कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए भी आपको बहुत और बोलचाल चाहिए, वो आप मॉडर्न लैंग्वेजेज़ में कर सकते हैं, वो आप आसानी से, ऐप्स बने हुए हैं। लेकिन ये जो ग्रामर सीख के इस काबिल होना कि आप उसका अदब पढ़ सकें, अरबी में भी यही असल में हमारा हदफ होना चाहिए। मैं आजकल उलमा को देखता हूँ बाज़ कि वो उनका ध्यान ज़्यादा तकल्लुम की तरफ जाता है। असल में तकल्लुम जो है ना वो हमें इम्प्रेस करता है बड़ी जल्दी कि बंदा जनाब अरबी में फ़र बात कर रहा है। तो मेरे ख़्याल मैं तो इस बात से, सच्ची बात है, बहुत इम्प्रेस नहीं होता। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो सऊदी अरबिया में चले जाते हैं, ज़्यादा तालीम याफ़्ता भी नहीं होते, वो बड़ी जनाब अरबी बोल रहे होते हैं, लेकिन कुरान का उन्हें कहो कि ये क्या है तो वो कुछ नहीं बता सकेंगे। बिल्कुल सही। तो मेरे ख़्याल में असल चीज़ है अदब का मुताला करना। अगर कोई बंदा किसी अदब का मुताला कर सकता है किसी ज़बान के, तो वो उसमें है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ये सारी ज़बान सीख सके तो बहुत अच्छा है। येल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में दाखिले के लिए 5 ज़बानें पे अबूर चाहिए, जिसमें से जर्मन है और फ्रेंच है और अंग्रेज़ी तो है ही है और अरबी है और फ़ारसी है। और हमारे यहाँ मेरे ख़्याल में पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ को भी शायद अरबी की ज़रूरत नहीं है कि वो सीखें। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेट। तो अरबी तो और फ़ारसी तो ख़ैर इतनी आसान है कि उर्दू ही की समझे बड़ी बहन है। वो तो बिल्कुल आपको अंदाज़ा है कि वो तो हमने बच्चों पे ज़ाविया स्कूल में मैंने उन्हें चलते फिरते ही फ़ारसी सिखा दी थी। फ़ारसी का यानी शेर सादी का शेर जो है वो बोर्ड पे लिख दिया उसको। आसान है बिल्कुल। तो फ़ारसी तो ज़ुल्म करते हैं हम, ना सीख के और ना सिखा के। ये हम अपने ऊपर ज़ुल्म, हमने ख़ुद को रोका हुआ है। चूँकि इकबाल की शायरी भी इतनी खूबसूरत हमारे पास है और फिर सादी शेर गुलिस्तान बूस्तान, ये हमारे हिंदुस्तान की तो मज़हबी और दीनी रिवायत का हिस्सा रही है गुलिस्तान बूस्तान। तो ये भी बड़ा मुझे होता है अफ़सोस कि अब ये मदरसों से भी निकलती जा रही हैं। तो ख़ैर फ़ारसी का सीखना या अब संस्कृत का सीखना, लोग कहते हैं कि जी इसमें हिंदुइज़्म की भी बात ये है कि वो इंसान है ना, उनको उनके ज़हन को, उनके माइंडसेट को, उनके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदे का काम है। कुछ लोग ऐसे हों जो ज़रूर उस पे काम करें और उसको समझें कि गीता में क्या मैसेज है, और वो मैसेज जो है उसमें अगर कोई इश्तराक है मुस्लिम रिवायत के साथ तो उसको बयान करें। जहाँ एक पार्टिंग ऑफ वेज़ है, इख्तिलाफ है, उसको बयान करें। तो इसी तरह हिब्रू है और लैटिन और ग्रीक है। हमारे जो कुरूने ऊला के मुसलमान हैं, सहाबा का मिजाज भी ये था कि वो दूसरे कल्चर्स में देखते थे कि कहाँ कोई चीज़ मौजूद है, मशवरा भी करते थे, उनके एक्सपर्ट से पूछते थे। और खलीफा हारून रशीद का जो बैतुल हिकमत था, वहाँ तो तर्जमा इतना हुआ। और ये संस्कृत के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि ये बहुत तराजिम हुए संस्कृत के उस ज़माने में, यानी खलीफा हारून रशीद के ज़माने में शुरू हो गया था तर्जमा अरबी में। और यानी यहाँ से जो मैथमेटिक्स की किताबें, चूँकि इंडिया मैथ में बहुत आ गया था, ये हिंसा जो लफ्ज़ है, हिंसा, ये हिंद से ये असल में निकला है। और ज़ीरो असल में इंडिया ने किया था और इंडिया से फिर जो है मुसलमानों ने लिया और यूरोप ने फिर मुसलमानों, तो बाइनरी सिस्टम सारा जो है। और ये अफ़गानिस्तान का जो इलाका है, बल्ख का जो इलाका है, ये सारा बुद्धिस्ट इलाका था और यहाँ संस्कृत भी राइज थी और पाली भी थी। तो संस्कृत जो है वो जब वो मुसलमान हुए ब्राह्मिका, तो वो फिर जो है सारा अपना अदब जो है उन्होंने अरबी में मुंतकिल किया। और वो अब्बासियों के ज़माने में सारा जो है, इसी तरह अल-बैरूनी जब यहाँ पे आए तो किताबुल हिंद को लिखने से पहले उन्होंने संस्कृत सीखी। तो आजकल का कोई रिसर्चर होता तो वो कहता बस इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो उन्होंने पेन लिया, उन्हें पता नहीं कितने साल उन्होंने पंडितों के पास गुजारे और उनसे उन्होंने संस्कृत सीखना आसान नहीं था, क्योंकि पंडित आसानी से तैयार नहीं होते थे संस्कृत सिखाने के लिए। तो आप इमेजिन करें कि उस ज़माने में एक अरब आलिम आता है यहाँ पे और वो किस तरह से, वाह। तो वो फिर उन्होंने सीखी। और फिर उन्होंने पतंजलि, एक मशहूर इंडियन स्कॉलर गुजरे हैं, कबल मसीह के हैं शायद, या बाद के हैं, बहुत पुराने, उनका योगा सूत्रास हैं, वो उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट किए हैं अल-बैरूनी ने। इसी तरह हमारे यहाँ अब्दुल रहीम खान खाना जो हैं, अकबर के ज़माने में हज़रत मुजद्दद के भी ताल्लुक़ था उनके साथ, उन्होंने संस्कृत में किताबें लिखी हैं। तो हमारी बड़ी अमीर खुसरो का बड़ा संस्कृत की बड़ी तारीफ़ की है उन्होंने। तो हमारे उलमा का और सूफिया का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। वो इस पे हेजिटेंट नहीं हुए कि ये गैरों की ज़बान है। सही है। ज़बान गैर की नहीं होती, ज़बान ने तो जब, और ना कोई इंसान गैर है, सब इंसान। जो यूनिवर्सल तालीम है वो इस्लाम की है कि एक आदम की औलाद है सारी। उसमें कुछ ये लोग ये बात कर रहे हैं, उनके पास कोई ख़ास विज़डम है, कोई ख़ास हिकमत है, हम क्यों हेजिटेट करें?
जबकि हदीस पाक है। और आप जानते हैं कि ज़बान को तो खुदा ने निशानी कर, ज़बानों के तनव्वु को, मुझे अब रेफरेंस याद नहीं कौन सी मिन किस आयत, आयातिही खल्क़ुस्समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम। तो इख्तिलाफुल अलसिना। तो अब लिंग्विस्टिक्स का पूरा एक शोबा है और उसमें इस पे बात होती है कि फ़लाँ लफ्ज़ जो है वो कहाँ से चला और किस तरह से हुआ, कहाँ तक पहुँचा। अब ये मैं अर्ज़ करूँ कि सिंध जो लफ्ज़ है, जब ग्रीक्स यहाँ पे आए तो सिंध उनके यहाँ एक है कि सिग्मा के बाद जब एओटा आता है ग्रीक लैंग्वेज में, तो वो सिग्मा को ड्रॉप कर देते हैं। तो सिंध जब था तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने इसको हिंद कहा। हाँ, वो होता है एक ख़ास तरह की साउंड है ग्रीक में, जिसको वो कहते हैं, एक बहरहाल एक अलग नाम है उसका, तो हिंद उन्होंने कहा इसको। और फिर वहाँ पे ग्रीक एक डायलेक्ट अलग है, आयोनिया जो आइलैंड है, उन्होंने उनके यहाँ ये है कि वो उसको हा साउंड को ख़त्म करते हैं, तो वो इंडिया यहाँ से लफ्ज़ बन गया। तो सिंध से ही असल में इंडिया लफ्ज़ बना है, हिंद लफ्ज़ बना है, अब हम आज ये इस्तेमाल करते हैं। और आयोनिया ये वो आइलैंड है, इनका डायलेक्ट अलग था ज़रा, आयोनिया जो है ना, आयोनिया, तो यहाँ से यूनान लफ्ज़ बना। अरबों ने जो है आयोनिया से यूनान बनाया और उन्होंने जो है वो सिंध से इंडिया और इंडस और यहाँ से सारे। तो ये बहुत इंसान को लुत्फ़ आता है कि जब वो जब वो लफ्ज़ों को डिटेल में पढ़ता है और एटमोलॉजी उनकी इल्मुल इश्तिक़ाक़ के अल्फाज जो है उसको वो देखता है, तो लफ्ज़ जो हैं बट साहब ये ज़िंदा हैं। हम समझते हैं ना कि लफ्ज़ वर्ड्स आर नॉट डेड एंट्रीज इन अ लेक्सिकॉन, ये एक ज़िंदा चीज़ है। ये बीमार पड़ जाते हैं, ये दुखी हो जाते हैं, ये खुश हो जाते हैं, ये ट्रैवल करते हैं, ये मर जाते हैं। तो लफ्ज़ों के साथ एक ताल्लुक़ बनाना ये बहुत ज़रूरी है उलमा के लिए, तलबा के लिए। तो इस लफ्ज़ का एक टेस्ट पैदा करना, और तो वो भी इसमें आता है जब आप मुख्तलिफ़ ज़बानों को स्टडी करते हैं, उन्हें कंपैरिजन करते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो उलमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कुछ ज़बानों के अलावा किसी और तहज़ीब की कम से कम एक ज़बान जाने। और मुझे अब मसलन मेरे ज़हन में कुछ स्कॉलर्स आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा एन मेरी शिमल थी, जैसे उन्हें 10-12 ज़बानें आती थीं। और ये कोई यानी ऐसी ये मुमकिन है, और बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं। 4-5 ज़बानें मैट्रिक तक बच्चा आसानी से सीख सकता है, अगर एक तरीके से पढ़ाई जाए, वो इन्वायरमेंट ऐसा हो। तो इसलिए मैं तो इंसिस्ट करूँगा, इसका ताल्लुक जैसे मैंने कहा, इससे एक तो यूनिवर्सलिटी पैदा होती है, आपको पता चलता है कि यार दूसरे लोग भी जो हैं उसमें कुछ बात ऐसी है जो हमसे रिलेट होती है, आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से उनसे ताल्लुक़ बना सकते हैं या अपना मैसेज उन तक। संस्कृत में कुरान पाक के 4 तराजिम हो चुके हैं अब तक, और उसमें से एक है मेरे पास, बाकियों की मैं तलाश में हूँ, मुझे मिल जाए। तो हिंदी में भी तर्जमा हुआ हुआ ज़ाहिर है, और क्लासिकल ग्रीक में मेरे इल्म में नहीं है कि कोई तर्जमा हुआ हो। मॉडर्न ग्रीक में है कुरान पाक का तर्जमा, हिब्रू में है, लेकिन क्लासिकल ग्रीक जो जिसमें यानी न्यू टेस्टामेंट है उस ज़बान में भी होना चाहिए मेरा ख़्याल है। और बाइबल के तराजिम जो हैं मेरे इल्म में तकरीबन 2000 तर्जमे बाइबल के हुए में, और कुरान पाक के 200 तर्जमे हुए हैं सिर्फ। तो हम ज़बानें सीखेंगे तो ये काम होगा ना। तो मतलब दुनिया से एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी ज़रूरी है, और अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई खूबसूरत बात है जो आप दुनिया को दे सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि उनकी ज़बान क्या है। हाँ, चले हमारी आज की डिस्कशन तो काफ़ी हद तक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक बस वो हमारी जो बात हो रही थी, आपका एक सवाल का जवाब बस आपसे लेना था कि आपने फरमाया था कि जो हमारी जैसे प्लानिंग पे बात हुई और स्केल पर बात हुई, और उस पे आपने कहा था कि अगर एक भी बच्चा मैं पढ़ा लूँ या कोई मतलब पढ़ा ले तो वो बहुत बड़ी कामयाबी है। मतलब उसमें कोई स्केल क्या, आपने कहा मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ। तो मैंने उसमें मेरे ज़हन में एक सवाल था कि शायद किसी और के ज़हन में भी आ जाए कि अगर कोई बंदा ऐसे देखे इस बात को, इस जवाब को, कि ये तो जैसे ज़िम्मेदारी से हटने का जैसे एक आसान रास्ता है कि जब मेरे ज़िम्मे ही है कोई स्केल या मैं उसमें मैं मुतासिर नहीं हूँ, तो अब एक ही बंदा पढ़ाना है या कम से कम, तो चलो एक भी हो गया तो बस ठीक हो गया काम, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा फिर इस दूसरा 2 सवाल पूछता हूँ मैं, वो ये है कि अगर वो एक भी तैयार ना हो, फिर भी कोई मसला है कि अभी भी किसी और का कसूर है कि भाई इतना बड़ा आदमी था, उससे तुमने एक भी बंदा तैयार नहीं हुआ, तो लोग सारी वो है बेचारे बदकिस्मत। नहीं, बड़ी अहम बात है आपकी। तो मेरे ख्याल में जब ये कहा जाता है, या जब मैं ये कह रहा था कि एक बच्चा भी अगर पढ़ा दिया जाए तो कामयाबी है, यानी उस मेयार पे ज़ाहिर है बात होती है। तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि इंसान का जो आइडियलिज़म है और वो जो जिस तरह उसका ख्वाब है, उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बाज़ औक़ात ख्वाब नहीं पूरे होते,
मेरे ख्याल में ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि ख्वाब पूरा ना हो। मैं कामयाबी को नताइज से नहीं जोड़ता बिल्कुल भी। मेरे ख्याल में काम करना है असल में अहम, और काम के लिए जो मोटिवेशन है वो मुझे ज़ाती तौर पे नताइज से नहीं मिलता। यानी इस बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि ये किसी ने वो हकीम ने ये बात की, किसी दाना आदमी ने, कि प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा अहम है। तो फोकस जो है, जो रहना चाहिए मेरे ख़्याल में, वो अपने काम पे रहना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, ये नेचुरल है बिल्कुल कि उसका ध्यान प्रोसेस से हट के इस पे जाएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ये ध्यान चला जाना चाहिए, चला जाता है, नेचुरली चला जाता है। मुझे जो थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि बाज़ लोग नताइज पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और नताइज को ज़हन में रख के गोया प्लान करते हैं। ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये मायूसी पैदा करेगा जब वो नताइज पैदा नहीं होंगे। जब आप नताइज पे डिपेंडेंट हैं पूरी तरह, और आज का ज़माना ऐसा हो गया, और प्लानिंग ख़ास तौर पे वेस्टर्न जो थॉट है उसमें प्लानिंग इस तरह की जाती है कि आपने ये नताइज पैदा करने हैं, 2 जमा 2 4 की तरह का सारा मामला होता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स खत्म हो आपको गए। करना है। तो आपको जो मतलब इसके मुकाबले में जो सूफिया का अंदाज़ है काम करने का, कि वो मतलब जंगल में जाके बैठ जाते हैं, उन्हें नहीं अंदाज़ा होता कि उनका मतलब फ़रीदुद्दीन गंज शकर को नहीं पता था कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा, या उन लोगों को इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जज्बे की ज़रूरत है कि जिसमें आपका एक तो ये कि अंदर का जो सफ़र है, इसलिए मैंने बहुत सफ़र अपने अंदर किया और अभी तक कर रहा हूँ, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। मैनिफेस्टेशन जो है किसी बीज की या किसी ख़्याल की, वो तभी मुमकिन है कि आप पूरी तरह अंदर से वो मुतमईन हों और फिर वो काम करें, और वो खुशबू लाजमी फैलेगी। कुछ नताइज आप अपने सामने देख लेंगे, कुछ आप उसके बाद भी देखेंगे, और लिहाजा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स है, यानी रिज़ल्ट्स पे आप ठीक है रखें नज़र और उस पर शुक्र अल्लाह का अदा करें, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा नताइज पे फोकस करने का। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, HEC मिसाल के तौर पे करता है कि वो ये चीज़ें आउटपुट्स चाहिए आपकी, लर्निंग आउटकम्स, अब हम उसमें भी बनाते हैं और वो यूनिवर्सिटियों को जज करें। अब वो यूनिवर्सिटी क्या करती हैं कि उनको पूरा करने के लिए फिर वो आर्टिफिशियली उन्हें पूरा कर रही होती हैं, और वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई रह जाती है। हत्ता के तो हो सकता है कि वो बंदा तो संजीर हो, बाद में आने वाले लोग नताइज पूरे करने के लिए या मुझे करने के लिए, या बच्चे जैसे करते हैं कि अपने नतीजे के लिए वो इल्म के साथ अटैच नहीं होते, इल्म का ज़ौक़ उनका नहीं बना, लेकिन वो तकरीर बड़ी कर लेते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है, इस पर वो पूरी तकरीर कर देंगे, तकरीर मुकाबला हो रहा है, हमने माहौल ऐसा बना दिया, और लेकिन जो उसकी वैल्यूज़ हैं। तो मेरा तो जो अंदाज़ है काम करने का, वो यानी आदमी कह लीजिए कि सूफिया से इंस्पिरेशन लेके मैंने किया कि इसमें चीज़ जो है वो जेन्युइन, यानी जो काम है आपका वो इस यानी असूल मौज़ूआ की बुनियाद पे, इस अज़म्पशन की बुनियाद पे कि ये लाज़मी खुशबू की तरह फैलेगा, और उसके मराहिल होंगे, उसके अगले वो होंगे। इसमें ये है कि इंसान फिर वो नहीं होता। लेकिन जैसे हमने बात की भी कि हमारा जैसे प्लान ये है कि हम एक पर्पस कैंपस बनाएंगे, और हम इस कैंपस की बुनियाद पे फिर दूसरे स्कूलों से रवाबित करेंगे। ये हमने ज़ाहिर उस तरीके से इसके उस तरीके से करेंगे। लेकिन शायद साहब एक देखें, मैं थोड़ा सा इसमें, और अभी मैं वैसे तो प्लीज़। जवाब हो गया, लेकिन मुझे एक जुज़ी है उसमें भी प्लीज़। मुझे ऐसे फील होता है कि एक चीज़ की ना, हम ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं, लेट्स से स्केल, या सॉरी, मेजरेबल प्रोग्रेस वर्सेस पैशनेटली डन वर्क, ये दो हम प्रोसेस वर्सेस आउटपुट आपने शायद कहा था, या प्रोडक्ट। मुझे ऐसे लगता है कि हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं करते। हम एक चीज़ के की जो फेलियर है, फेल्ड वर्जन उठाते हैं, और दूसरी चीज़ का बेस्ट वर्जन उठाते हैं और उसे कंपेयर करते हैं। जबकि एक और कंपैरिजन भी है इसका कि यहाँ का वो बंदा जो क्वालिटी के नाम पर कुछ नहीं करता, यानी वो यही जुमला बोलकर कि यार छोड़ो, इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, और वो फिर जो भी करना चाहता है वो करता है, और उससे भी कुछ नहीं निकलता। और इधर का जो वो बंदा जो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन वो एक टेंजिबल मेजरेबल तरीके से चलता है, और उसमें बहुत इफ़ेक्टिव वो मतलब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये कंपैरिजन मुझे लगता है। अच्छा, और दूसरी बात एक और कि वो चीज़ पैदा कैसे हुई। देखिए, अगर मेरे पास कोई असेसमेंट नहीं है,
ठीक है, कोई तरीका नहीं है कोई प्रोड्यूस करने का। तो मैं जब स्केल पे पॉपुलेशन जाती है, जब आपने एक निज़ाम चलाना है, तो आपको डिग्री के बगैर अल्टरनेटिव आप कैसे जो है ना, ये लोगों पे डिपेंड करेंगे, वो अपनी मर्जियाँ करने शुरू कर देगा। वो कहेगा कि जी तुमने मुझे जूता नहीं उठाया, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं तुझे जो है ना तू निकल आग कर देता हूँ। वो फिर कहेगा जी जनाब, फिर वो दूसरी एक गुलामी वो वाली शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। मिस तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, तो वो फिर बंदे के ऊपर आ जाता है कि भाई वो अगर नहीं उसको करता, तो उसके नतीजे में एक कदम आगे बढ़कर शायद ये सिस्टम वजूद में आए, फिर वो भी क्रैक हो गए, फिर उसके अंदर कुछ करना है। तो ये तो एक एवोल्यूशनरी जर्नी है। तो आप इस तरह से इस वाले पर्सपेक्टिव को कैसे नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए ज़्यादा और जिस पे मुस्तक़िल नज़र भी हो, वो है कि प्रोसेस की डिटेल्स जो हैं वो की जाएँ। यानी है। मतलब नज़र जो है वो प्रोडक्ट की बजाय प्रोसेस पे हो के कि मसाइल आप कैसे करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसका ये नहीं कायल कि वो उसको स्टैंडर्ड्स ना हो। ज़ाहिर है कि उसके जैसे अब हमने कहा कि अरबी हमने सिखानी है मतलब, तो भाई कैसे सिखानी है? तो हमने ज़बानों का टेस्ट पैदा करना है, ग्रामर की बात जैसे हमने की। तो प्रोडक्ट जो है सॉरी प्रोसेस जो है वो अपनी डिटेल में आउटलाइन उससे किया जाए जहाँ तक मुमकिन हो, और उस पे एक्सपर्ट्स के साथ मशवरा भी किया जाए, और फिर ज़ाहिर है कि उसके अंदर ये कैपेसिटी हो उस प्रोसेस के अंदर कि वो उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उसमें तब्दीलियाँ आएँ और वो फिर बनता चला जाए, डेवलप होता चला जाए। तो इस पे तो काम है। की अब हमारे यहाँ होता क्या है लेकिन कि मिसाल के तौर पे स्कूल बनाना है तो लोग सबसे, अब तो खैर वो ज़माना गुजर गया, लेकिन पहले ये होता था कि सबसे पहले लोग बिल्डिंग खरीद लेते हैं स्कूल की, और बिल्डिंग खरीद के उनका स्कूल बनाना है, बिल्डिंग उनके ज़हन में आती है स्कूल, स्कूल में उनके ज़हन में कोई विजन नहीं है। अब विजन ऐसी चीज़ है जो एक ख्वाब की तरह की चीज़ है कि भाई आप चाहते किस तरह का बच्चा, आपके ज़हन में क्या है, तालीम का मतलब क्या है, बल्कि उससे भी पहले जो कुछ सवाल आते हैं कि इंसान के मुतालिक आपका क्या तसव्वुर है, अल्लाह के मुतालिक क्या है, और खुदा और इंसान का ताल्लुक़ क्या है। तो जो बहुत, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड व्यू कहते हैं, तो कोई हमारा वर्ल्ड व्यू नहीं होता, उससे कोई डिराइव्ड विजन नहीं होता। सिर्फ कि आप टीचर रखने हैं, मैट्रिक करवाना है, 7वीं 8वीं का ये सिलेबस है, गवर्नमेंट ने सिलेबस बनाया है, भाई ये ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसको हम स्कूल समझते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही। और फिर हम अपनी बज़ाहिर वो बना भी लेंगे कि हमने ये नताइज पैदा की, इतने बच्चे पास आउट हुए, हमने मैट्रिक करवाया, वो परसेंटेजेस आ जाएंगी, ये स्कोर है, ये है तो मेरे ख्याल में तो यानी जो काम है स्कूल वाला करने का, वो ज़ाहिर है कि विजन से शुरू हो रहा है। बिल्कुल सही। उसको ज़रूर बताया जाए, जैसे हमने बात की कि ये हमारा, उसमें प्लानिंग की जाए कि विजन ऐसा है, और उस पे ये भी बात हो कि ऐसा क्यों है, इसकी क्या अहमियत है, जैसे हमने बात की कि नेचर के साथ कनेक्शन है, सही। और फिर इसी तरह कैसे अचीव करना है उस पे भी बात हो, वो अगला स्टेप है। सही। और फिर जो है नताइज जो हैं वो उसके पैदा होंगे, लाज़मी पैदा होंगे, लेकिन उस पे ज़ाहिर है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो किया जाए। बहुत ज़्यादा नताइज की तरफ ध्यान रखने से भी मैं समझ गया। वो आप डिट्रैक्ट हो सकते हैं। मैं समझ गया, लेकिन पॉइंट नताइज की तरफ बहरहाल कुछ ना कुछ नज़र चली जाती है, बिल्कुल सही है। लौट उसको जाती है, उधर को प्राइमरी भी नज़र, फोकस क्या कीजिए। प्राइमरी फोकस नहीं होना हाँ, चाहिए। प्राइमरी बस। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मज़ा आया मुझे। तो उम्मीद है जो सुनेंगे उनको भी मज़ा आएगा। ये ऐसी गुफ्तगू है कि ये गुफ्तगू अगर किसी को अच्छी नहीं लग रही तो फिर उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। और अगर अच्छी लग रही है तो इसीलिए की गई है कि अच्छी लगे, समझ कोई आगे बात पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आइंदा भी कभी मौका मिला तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी बड़ी बहुत शुक्रिया। आपको उम्मीद है पसंद आई होगी आज की गुफ्तगू। हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।